हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। धुंधली कॉरिडोर में तापमान के अपरिवर्तित रहने के बावजूद एक बर्फीली हवा का झोंका बहा जिसने रीढ़ तक से हरन दौड़ा दी। उसकी पहली प्रवृत्ति अपनी जेब में हाथ डालकर मिस्टर के की उंगली पकड़ने की थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, सदर्न कॉन्टिनेंट की अपरिचित जमीन को ध्यान में रखते हुए। मिस्टर के शायद अपनी उंगली के इस्तेमाल को महसूस न कर पाए, इसलिए लूमियन ने अपनी सहज प्रवृत्ति को दबा लिया। फ्रैंक ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसकी हथेली में एक छोटा दर्पण प्रकट हो गया। जेना, जो कम अनुभवी थी, इस दृश्य की गंभीरता को नहीं समझ पाई, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ने उसे बता दिया कि यह कोई शुभ संकेत नहीं था। यह वैसा ही था जैसा बार डांस हॉल में सुनाई जाने वाली डरावनी कहानियां जो छोटी लड़कियों को डराने के लिए सुनाई जाती हैं। साइलेंट धुंधली तेल की लैंप की रोशनी से बचते हुए तेजी से जेना और फ्रैंक के पास से गुजरा और सीधे तहखाने के उस पूरी तरह काले लकड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने लूमियन पर कोई ध्यान नहीं दिया। धड़ाम 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 दोनों ओर मौजूद कब्रों से टकराने की आवाजें गूंज उठीं। ये स्पष्ट नहीं था कि ताबूतों के ढक्कन पर वार हुआ था या भारी पत्थर के दरवाजों को पीटा जा रहा था। साइलेंट के चेहरे का भाव बदल गया और वह भागकर बाहर निकल गया। खामोश तहखाने में उन टक्करों की गूंज बनी रही। लूमियन और बाकी लोग रहस्यमयी औषधि की दुकान के मालिक के पीछे दौड़ पड़े और आसानी से उसे पीछे छोड़ दिया। उसी क्षण पूरी तरह काला लकड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ अचानक बंद हो गया। ये देखते ही फ्रैंक आगे की ओर झपटी और दर्पण को दरवाजे की तरफ फेंक दिया। एक गूंजती हुई चटक की आवाज आई जब दर्पण लकड़ी के दरवाजे से टकराया और उसके टुकड़े फर्श पर बिखर गए। लूमियन और फ्रैंक एक साथ रुक गए, उनकी नजरें साइलेंट पर टिक गईं। जेना, जो अभी भी आगे बढ़ रही थी, ने स्थिति समझी और वही निर्णय लिया। अजीब तरह से धुंधली कॉरिडोर में नीले कोट और सुनहरी कड़ाई पहने साइलेंट जड़ की तरह खड़ा था। उसका पीला चेहरा बीमारू हरे रंग से रंगा हुआ था। कब्रों से आती धड़कनें जारी रहीं, उनकी गूंज वहां मौजूद हर किसी के दिल को हिला रही थी। साइलेंट साफ साफ कांप रहा था और बड़बड़ा रहा था, हम खत्म हो गए, हम सब खत्म हो गए। फ्रैंक ने तेज लेकिन संयमित स्वर में पूछा, क्या हो रहा है? मूल समस्या को समझे बिना वह तेज और प्रभावी रणनीति नहीं बना सकती थी। अपने ही होश से कटा हुआ सा साइलेंट ने जवाब नहीं दिया। वह आधा बुदबुदाया, हम खत्म हो गए, हम सब खत्म हो गए। उसके वाक्य पूरे होने से पहले ही पूरा तहखाना कांप उठा। वे गहरे हरे रंग की लपटें, जो चावल के दाने जितनी छोटी हो गई थीं, उसी दिशा में साफ तौर पर झिलमिलाने लगीं। ये जाग गया, ये जाग गया। साइलेंट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह घबराहट में चिल्लाता रहा, ये जाग गया, ये जाग गया। ये देखकर कि रहस्यमयी औषधि की दुकान का मालिक साफ तौर पर अत्यधिक आतंक की स्थिति में था और होश में नहीं था, फ्रैंक ने उससे जानकारी लेने की कोशिश छोड़ दी और एक दर्पण निकाल लिया। उसकी योजना थी मैजिक मिरर डिविनेशन का उपयोग करके मौजूदा स्थिति का तुरंत आकलन करना। भले ही डिविनेशन का उत्तर पूरी तरह स्पष्ट न हो और उसकी व्याख्या करनी पड़े, फिर भी बिल्कुल अनजान रहने से बेहतर था। कुछ ही पलों में फ्रैंक ने मंत्र पूरा किया और दर्पण से जल जैसी रोशनी निकलती देखी। जैसे ही वह अपने विचार समेटने और उपयुक्त प्रश्न तैयार करने वाली थी ताकि उसके अनुरूप उत्तर मिल सके, फ्रैंक के पास चुपचाप खड़ा लूमियन अचानक बोला, क्या ये काम कर गया? हाँ, ये काम कर गया। मैं डिविनेशन कर सकती हूँ, फ्रैंक ने सहयोगी स्वर में जवाब दिया, हालांकि लूमियन की हरकतों से वह उलझन में थी। लूमियन तुरंत मुस्कुरा दिया, सवालों की जरूरत नहीं। ओह, फ्रैंक चौंक गई, इससे पहले कि वह लूमियन की मंशा समझ पाती। उसी समय तहखाना फिर से हिल गया। साइलेंट, रहस्यमयी औषधि की दुकान का मालिक, इतना डर गया कि उसकी आवाज तीखी हो गई। यह आ गया, यह आ गया, हम मरने वाले हैं। अगले ही क्षण लूमियन ने उसका कंधा पकड़ लिया। साथ ही लूमियन ने अपने दूसरे हाथ से जेना की बांह मजबूती से थाम ली, जबकि फ्रैंक ने भाई की तरह अपना हाथ उसके कंधे में डाल लिया। उनके कपड़ों की सिलवटों से एक अजीब रोशनी चमकी और चारों लोग तहखाने के बाहर प्रकट हो गए, उस पूरी तरह काले लकड़ी के दरवाजे के सामने जिस पर जटिल और रहस्यमय प्रतीक उकेरे हुए थे। यह आ गया, यह आ गया, हम मरने वाले हैं। साइलेंट की निराशा भरी चीखें अब भी हवा में गूंज रही थीं। लूमियन ने रहस्यमयी औषधि की दुकान के मालिक को परखती नज़र से देखा, ये सोचते हुए कि क्या नियसफे इसका इस्तेमाल करके मम्मी बनकर उसे डरा देना चाहिए। चिकित्सात्मक उकसावे के भी अपने फायदे होते हैं। हालांकि अपनी घटती आध्यात्मिक शक्ति और किसी अजनबी के सामने बहुत ज्यादा क्षमताएं उजागर करने की सावधानी को ध्यान में रखते हुए लूमियन ने आखिरकार उस शरारत के विचार को छोड़ दिया। जेना ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और साइलेंट के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह हक्का बक्का रह गया। वह सामने खड़ी महिला को पूरी तरह भ्रमित नजरों से देखने लगा। फ्रैंक और लूमियन ने एक दूसरे की ओर अवाक नजरों से देखा, ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस अप्रत्याशित मोड़ पर कैसे प्रतिक्रिया दें। जैसे ही काला दरवाजा और तहखाने की दीवारें हल्के से हिलीं, बाहर का शोर अचानक थम गया।
जेना ने सबकी नज़रें अपने ऊपर महसूस की और बुदबुदाई, क्या इसी तरह से उन्हें होश में नहीं लाते? ऐसे ही मेरे पड़ोसी को वापस लाते थे जब वह अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खो देती थी। यह पागलपन नहीं था। फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट में लोगों के पास अपने व्यवहारिक उपाय होते थे। ज्यादातर बार वे काम कर जाते थे, हालांकि कभी कभी वे बेअसर भी साबित होते थे। बेशक अगर वह उसका परिवार का सदस्य होता तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। वह पेशेवर मदद लेती। फ्रैंकर अपने विचारों से बाहर आए और ईमानदारी से सराहना की, अच्छा किया। कुछ पल बीते और सैलेंट की नज़र साफ हो गई। स्वाभाविक रूप से उसने आसपास देखा और हैरानी से कहा, हम बाहर हैं। हम कब बाहर निकले? जब तुम, हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, चिल्ला रहे थे, लूमियन ने चिढ़ाने वाले लहजे में जवाब दिया। फिर उसने भौं उठाए और गहरी आवाज में पूछा, तुम किसके जागने की बात कर रहे थे? सैलेंट के चेहरे पर कई भाव आए गए, फिर वह हकलाया, एक असली प्राचीन मम्मी। वह कब्र के भीतर गहरी नींद में रहती है और कभी कभी हिलती डुलती है। वह कुछ ही दिन पहले जागी थी। वह इतनी जल्दी फिर क्यों जाग गई? आमतौर पर मम्मी के जागे रहने की एक मोटी समय सीमा होती थी। सैलेंट के अनुभव के अनुसार उसके फिर से जागने में कम से कम 1 महीना और लगना चाहिए था। यही वजह थी कि उसने लूमियन और बाकी लोगों को तहखाने में लाने की हिम्मत की थी। अप्रत्याशित रूप से एक दुर्घटना हो गई। किस वजह से प्राचीन मम्मी समय से पहले जाग गई? लूमियन ने फ्रैंकर की ओर विचारपूर्ण नज़र डाली, मानो चुपचाप पूछ रहा हो कि क्या वह असली प्राचीन मम्मी हासिल करने पर विचार करना चाहती है। फ्रैंकर ने उसका सवाल समझा और सिर हिला दिया, ये संकेत देते हुए कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मम्मी की राख सिर्फ सहायक सामग्री थी। पिछले साल बनी हुई अभी भी इस्तेमाल लायक थी। इतने खतरनाक लगने वाले अस्तित्व से निपटने का जोखिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लूमियन ने अपनी नज़र हटा ली और अपने सिर में उठते दर्द को दबाया। वह सैलेंट की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह पिछले साल की मम्मी है या कोई प्राचीन जो जाग गई हो। 2 बातें मुझे पक्की तरह से पता हैं। पहली, मैंने तुम्हारी जान बचाई। दूसरी, हम नीचे इतनी बुरी तरह डर गए कि लगभग मर ही गए थे। तो तुम मुझे धन्यवाद का तोहफा और मानसिक तनाव का मुआवजा देते हो। तुम्हें क्या लगता है कितना ठीक रहेगा? याद रखो, मुझे सिर्फ सोना चाहिए। आर्मर्ड शैडो और मिस्टर फूल को कुल 100,000 वर्ल्ड डॉलर सोने में चुकाने की याद के साथ लूमियन हर मौके पर धन इकट्ठा करने के लिए उत्सुक था। जैसे ही काले दरवाजे के पीछे का हंगामा धीरे धीरे शांत हुआ, सैलेंट ने राहत की सांस ली और बोला, 1000 वर्ल्ड डॉलर कैसे रहेंगे? मेरे पास अभी हाथ में बस इतना ही सोना है। पैसा छोड़ने का ख्याल उसके दिल को चुभ रहा था, लेकिन वह लूमियन की बात मानता था। उनके हस्तक्षेप के बिना वह उसी तहखाने में मर गया होता, मम्मी का शिकार बनकर। इसके अलावा इस समूह ने काफ़ी ताकत दिखाई थी। उनकी मांग को सिरे से ठुकराना एक जोखिम भरा कदम लगता था। मंजूर है। लूमियन ने न ज्यादा मांगा न ही मोलभाव किया। जैसे ही चारों गोदाम की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े, फ्रैंकर ने अपना बायां हाथ नीचे किया और चुपचाप कुछ छायादार कोने में छोड़ दिया। 1000 वर्ल्ड डॉलर के सोने के सिक्के, सोने की डलियां और गहने हासिल करने के बाद लूमियन, फ्रैंकर और जेना ने हाईलैंड मिस्टिक पोशन शॉप छोड़ दिया। फ्रैंकर ने दुकान की ओर पीछे देखा और कड़वाहट भरी हंसी हंसी। टस्क, इतनी परेशानी के बाद हमें बस एक मम्मी का हाथ और अतिरिक्त 500 वर्ल्ड डॉलर मिले। लूमियन के जवाब का इंतजार किए बिना उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास फिर से पैसों की कमी हो गई है? तुम तो पहले बिना कुछ उम्मीद किए लोगों को बचाते थे। वे देते या न देते तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। क्या तुम स्पेक्टेटर्स पाथवे पर बदल गए हो? लूमियन ने चिढ़ाते हुए कहा और सहमति में सिर हिलाया। जिस विशेष अनुबंध का मैंने जिक्र किया था उसमें समझौता होने के बाद तय समय सीमा के भीतर 100,000 वर्ल्ड डॉलर के बराबर सोने की बलि देनी होती है। 100,000 वर्ल्ड डॉलर। जेना की धन संबंधी समझ रहस्यमय दुनिया में आने के बाद काफ़ी बदल चुकी थी। उसकी जानकारी के अनुसार सील जैसे किसी व्यक्ति के पास भी इतना नकद धन नहीं था। फिर भी वह सिर्फ उन विशेष क्षमताओं तक पहुंच देने वाले अनुबंध के लिए 100,000 वर्ल्ड डॉलर का कर्ज उठाने की हिम्मत कर रहा था। फ्रैंकर ने जीभ चटकाई और पूछा, तुमने शुरुआत में ही हमें सीधे दरवाजे तक टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर दिया? तब तहखाने का दरवाज़ा बंद नहीं था तो कोई हादसा नहीं होता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आखिरी पल में करना ज़्यादा नाटकीय होता है? लूमियन ने सवाल के जवाब में सवाल किया। स्वाभाविक रूप से असली वजह यह थी कि उसने हाल ही में स्पिरिट वर्ल्ड से होकर जाने की क्षमता पाई थी और उसका उपयोग उसकी आदत में अभी तक शामिल नहीं हुआ था। जब तहखाने का काला लकड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ तब वह टेलीपोर्ट करने की कोशिश से हिचक रहा था, इस डर से कि कहीं वह नाकाम न हो जाए। बाद में फ्रैंकर ने सफलतापूर्वक मैजिक मिरर डिविनेशन पूरी की। उसके जरिए लूमियन ने पुष्टि की कि वह सील के भीतर रहते हुए भी बाहरी दुनिया से जुड़ा रह सकता है, जिससे वह निर्णायक टेलीपोर्ट कर सका।
फ्रैंकर और जेना की उलझी हुई अभिव्यक्तियों के बीच लूमियन ने अपने दर्द करते सिर को सहलाया और बोला, चलो कोई सराय ढूंढते हैं। मुझे आराम करने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति बहाल करने की ज़रूरत है। ठीक है। फ्रैंकर को सराय ढूंढने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह एक सुनसान गली में मुड़ी और एक सजा हुआ मेकअप मिरर निकाल लिया। तुम डिविनेशन क्यों कर रही हो? जेना ने जिज्ञासा से पूछा। फ्रैंकर के होंठों पर मुस्कान आ गई। मैं अपने दूसरे दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंब का डिविनेशन कर रही हूँ। जेना की उलझन देखकर उसने समझाया, मैंने उस तहखाने के बाहर एक छोटा दर्पण छोड़ा था जो किसी टुकड़े जैसा दिखता है। इतना कहकर फ्रैंकर ने दर्पण को सहलाया और मंत्र का उच्चारण किया। कुछ ही देर में दर्पण ने एक दृश्य दिखाया। साइलेंट, रहस्यमयी औषधि की दुकान का मालिक काले लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी देह झुकी हुई थी और वह चिल्ला रहा था, ओनली डेथ एंड्योर्स फॉरएवर, ओनली डेथ एंड्योर्स फॉरएवर। लूमियन और जेना इस स्थिति की गंभीरता को समझने में जूझ रहे थे। उनकी नज़रें फ्रैंकर की ओर मुड़ गईं। फ्रैंकर ने देखा कि साइलेंट झुककर प्रार्थना करता है और फिर धुंधले तहखाने से चला जाता है। दर्पण का रहस्यमय दृश्य अंधेरे में घुल गया। डिविनेशन समाप्त हो गया। उसने विचारपूर्ण स्वर में कहा, वह न्यूमिनस एपिस्कोपट से लगता है। न्यूमिनस एपिस्कोपट। लूमियन, जिसने ऑर्डर की ग्रिमोर्स में इस गुप्त संगठन के संदर्भ पढ़े थे, जानता था कि इसका उद्गम सदर्न कॉन्टिनेंट के बालम एम्पायर के शाही वंश और प्राचीन डेथ विश्वासियों से जुड़ा था। इस संगठन का उद्देश्य डेथ को जगाना या पुनर्जीवित करना और उपनिवेशवादियों को खदेड़कर बालम एम्पायर को उसके पुराने वैभव में लौटाना प्रतीत होता था। ऑर्डर का न्यूमिनस एपिस्कोपट के बारे में ज्ञान कुछ सतही था, जिसमें प्रमुख व्यक्तियों, अनुष्ठानों या विशिष्ट प्रथाओं का विवरण नहीं था। न्यूमिनस एपिस्कोपट। जेना की आवाज में अपरिचय झलक रहा था। फ्रैंकर ने न्यूमिनस एपिस्कोपट की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय दिया, जो लूमियन की समझ से मेल खाता था। उसने निष्कर्ष निकाला, सदर्न कॉन्टिनेंट में न्यूमिनस एपिस्कोपट की हैसियत रोज स्कूल ऑफ थॉट के बराबर है। हालांकि वे कुछ अन्य गुप्त आस्था आधारित संगठनों की तरह रक्त बलि या आतंकवाद का सहारा नहीं लेते, लेकिन अनुष्ठान उनकी प्रकृति का हिस्सा हैं। डेथ के पुनरुत्थान की उनकी खोज में बलि क्रियाएं अनिवार्य हैं। हाँ, न्यूमिनस एपिस्कोपट का नेता एक डेमिगॉड है जिसे पेल एम्प्रेस कहा जाता है। पेल एम्प्रेस। न्यूमिनस एपिस्कोपट की ताकत रोज स्कूल ऑफ थॉट के बराबर होने को देखते हुए यह संभव है कि पेल एम्प्रेस एक एंजल हो। लूमियन ने सिर सहलाया। आगे विश्लेषण करने की ऊर्जा उसके पास नहीं थी। जेना की नज़र हाईलैंड मिस्टिक पोशन शॉप की ओर चली गई। उसकी उलझन साफ थी। एक एंटीसियन दुकानदार न्यूमिनस एपिस्कोपट में क्यों शामिल होगा? न्यूमिनस एपिस्कोपट का लक्ष्य उपनिवेशवादियों का सफाया करना और बालम एम्पायर का पुनर्निर्माण करना था। इंटीज वेस्ट बालम में स्थापित औपनिवेशिक शक्तियों में से एक था। साइलेंट, जो सदर्न कॉन्टिनेंट में 10 साल से ज्यादा रह चुका था और एंटीसियन होने के लाभ उठा रहा था, एक अजीब स्थिति में था। इन फायदों के बावजूद उसका न्यूमिनस एपिस्कोपट के प्रति निष्ठावान होना सवाल खड़े करता था। साइलेंट, जेना जैसे त्रिय के निम्न वर्ग के निवासियों में से नहीं था, जिन्हें औपनिवेशिक हितों की स्पष्ट समझ नहीं होती। फ्रैंकर ने बुदबुदाया, कौन जाने, कई संभावनाएं हैं। पकड़े जाने के बाद जबरदस्ती धर्मांतरण, रहस्यमय शक्तियों द्वारा नियंत्रण, बढ़ते लाभों के जरिए धीरे धीरे फुसलाना जिससे गहरी आस्था पैदा हो जाए, या किसी दयालु डेथ विश्वासी द्वारा बचाए जाने के कारण हुआ कोई परिवर्तनकारी अनुभव। किसी भी हाल में न्यूमिनस एपिस्कोपट ने चतुराई दिखाई है। उन्होंने एक असली नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट निवासी को रहस्यमयी औषधि की दुकान चलाने, मम्मी बेचने और एक नज़र न आने वाले जासूस के रूप में इस्तेमाल किया। उनकी रणनीति अच्छी तरह से सोची समझी लगती है, जिस पर शक करना आसान नहीं है। लूमियन की थकान को देखकर फ्रैंकर ने और आगे बात न बढ़ाने का फैसला किया। उसने पास की एक सराय ढूंढी और उनके लिए कमरे ले लिए। जब लूमियन जागा तो धूप खिड़की के शीशे से छनकर अंदर आ रही थी। फ्रैंकर और जेना मेज पर बैठे थे। आसमान शांत था, रूई जैसे फूले हुए बादलों से सजा हुआ। फ्रैंकर और जेना मसालों से भरे बरीटो का आनंद ले रही थीं, जिनमें रसीला बीफ और मटन भरा था, जबकि लूमियन भुने हुए प्याज, आलू, मकई और तरह तरह के मांस की प्लेट खा रहा था। उनकी मेज पर मीठा मकई आधारित पे रखा था, जिससे सुखद खुशबू आ रही थी। लूमियन उठकर बैठा और हंस पड़ा। लगता है तुम दोनों ने काफी मजे किए। खाते हुए फ्रैंकर ने मुंह भरे भरे कहा, मैं स्टार हाइलैंड्स में अक्सर नहीं आती और मैंने जो करने आई थी वह कर लिया। तो स्वाभाविक है कि अब आराम करने का समय है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं धत्तेरेक छोड़ो। तुम समझते हो। काफी देर कोशिश करने के बाद भी फ्रैंकर अपने विचारों को सही भाषा में नहीं ढाल पाए। आखिरकार उसने खाने को प्राथमिकता दी। जेना ने दाईं ओर इशारा किया। हमने तुम्हारे लिए दोपहर का खाना ले लिया है। लूमियन के सामने लाल सॉस में लिपटी तली हुई बीफ की एक पट्टी रखी थी, जिससे हल्की शराबी खुशबू आ रही थी। मुझे लगा तुम भाषा की वजह से बाहर जाने में हिचक रहे होगे, लूमियन ने कहा और तुरंत अपनी भूख मिटाई। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि यहाँ के बहुत कम लोग इंटीसियन समझते थे, और वे भी बस बुनियादी बातचीत के स्तर तक।
फ्रैंक ने बरीटो का एक कौर निगलते हुए गर्म मकई का जूस पिया। शरीर की भाषा सार्वभौमिक होती है। जेना ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, फ्रैंक के इशारे वाकई देखने लायक होते हैं। वह सुअर की घुरघुराहट, गाय की रंभाहट और भेड़ की मिमियाहट की नकल करके दुकानदारों को बताती है कि उसे कौन सा मांस चाहिए, जब वे इंटिसियन नहीं समझते। लेकिन यहाँ के रईस मेरी उम्मीदों से अलग हैं। वे सदर्न कॉन्टिनेंट वालों से ज़्यादा नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट जैसे लगते हैं। इस आरामदेह माहौल में तीनों ने आराम से दोपहर का भोजन किया, अपनी रोमांचक घटनाओं को ऐसे याद करते हुए जैसे वे सच में छुट्टी पर हों। रात के अंधेरे में ल मार्श डू काटिए डू जेंटलमैन जिले में रिस्ट डॉक्स के पास एक छोड़ी हुई इमारत खड़ी थी, वही जगह जिसे लुमियन ने पहले आग लगा दी थी। किसी अपार्टमेंट में प्रगति करने से आसपास के निवासियों में हलचल मचने की संभावना को ध्यान में रखते हुए फ्रैंक ने लुमियन की सलाह मानी और इस खाली जगह को चुना। तेजी से आध्यात्मिकता की दीवार खड़ी करके फ्रैंक ने जली हुई मम्मी की राख, लुमियन की बदौलत और अन्य जरूरी सामग्री इकट्ठा की। इस बीच लुमियन और जेना सावधानी से दूरी बनाए हुए थे, फ्रैंक को ध्यान से देखते हुए जब वह कुशलता से सामग्री मिलाकर औषधि पी गई। कुछ पल का सन्नाटा छा गया, फिर फ्रैंक का चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। लगभग तुरंत ही उसके सनहरे बाल, जो पहले पोनीटेल में बंधे थे, अपनी पकड़ से छूट गए। किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर वे लहराने और फैलने लगे, चारों दिशाओं में फैलते हुए एक चमकदार जाल जैसे दिखने लगे। और भी अलौकिक रेशे उभरे, घने और लंबे। वे तेजी से उस जगह को भरने लगे जिसे आध्यात्मिक दीवार ने घेर रखा था, एक भूतिया जंगल जैसा दृश्य बनाते हुए। एक बार फिर जेना ने औषधि के रहस्यमय और अवास्तविक गुणों को देखा। जबकि वह बढ़ते बालों से आंशिक रूप से छिपी हुई थी, लुमियन के साथ मिलकर वह धैर्य से उस असामान्यता के शांत होने का इंतजार करती रही। चाहे ये समय कुछ दर्जन सेकंड का रहा हो या 2 मिनट से ज्यादा खींच गया हो, अंततः वे अलौकिक सनहरे बाल वापस सिमट गए और फ्रैंक के शरीर में लौट आए। खुशी से भरे चेहरे के साथ फ्रैंक ने अपने साथियों की ओर रुख किया, उसकी साफ आंखें संतोष से चमक रही थीं। सब कुछ काफी आसानी से हो गया। मुझे लगता है कि आगे की प्रगति काफी बोझिल और चुनौतीपूर्ण होगी। अजीब तरह से जेना को पहली बार फ्रैंक की फूलदार ब्लाउज और हल्के सफेद पतलून उसके व्यक्तित्व के साथ पूरी तरह मेल खाते लगे। वह पहनावा एक अनकहे आकर्षण को उभार रहा था, जिससे जेना के कानों में भी अपनी स्त्री होने के बावजूद हल्की गर्माहट और लाली आ गई। दूसरी ओर लुमियन ने भी एक अनजानी और अवांछित गर्माहट और प्रतिक्रिया महसूस की। जैसे जैसे फ्रैंक डिमिनेस ऑफ प्लेजर की शक्तियों के साथ तालमेल बिठाने लगी, लुमियन और जेना की तेज धड़कनें आखिरकार शांत हो गईं और सामान्य स्थिति लौट आई। काम पूरा करने और आध्यात्मिक बाधा हटाने के बाद फ्रैंक उनके पास लौटी, चेहरे पर चमकदार मुस्कान लिए। उसकी आंखें झील पर पड़ती रोशनी की तरह चमक रही थीं। कितना सुधार हुआ है? लुमियन ने सीधा सवाल किया। स्थिति की मोटी समझ बेहतर तालमेल में मदद करती। फ्रैंक की आंखों में शरारत नाची और वह मुस्कुराते हुए बोली, अंदाजा लगाओ। मैं डिमनेस नहीं हूं, मैं कैसे अंदाजा लगाऊं? लुमियन का जवाब उसके होंठों से निकला ही था कि वह भौहें चढ़ा बैठा। एक अमूर्त शक्ति उसके पैरों और शरीर के चारों ओर लिपट गई थी। फिर अचानक लुमियन का शरीर भीतर से फूटती लाल लपटों में घिर गया, जो उन रहस्यमय धागों को भस्म कर रही थीं। अब जाकर लुमियन और जेना ने उन अमूर्त तंतुओं को देखा, जो आग की आभालीय पारदर्शी मकड़ी के जाले जैसे दिख रहे थे। मनोरंजन भरे अंदाज में फ्रैंक ने लुमियन और जेना से शरारती नज़र के साथ पूछा, अब समझे? शायद तुम एक और आजमाना चाहोगे? नहीं, ज़रूरत नहीं, जेना और लुमियन ने एक साथ जवाब दिया, उनकी आवाज़ों में साफ घबराहट थी। फ्रैंक मुस्कुराती रही और बोली, क्या तुम सच में पक्के हो कि आजमाना नहीं चाहते? मैं वादा करती हूँ, बस एक स्पर्श तुम्हें सच्चे सुख में डुबो सकता है। धत्तेरे! जेना स्वाभाविक रूप से एक कदम पीछे हट गई, उसकी प्रतिक्रिया में गाली फूट पड़ी। लुमियन ने फ्रैंक की ओर देखा, ये तय करने की कोशिश करते हुए कि वह सच में उसे चिढ़ा रही थी या उसके मन में कुछ और भी था। हाँ, लक्ष्य जेना होना चाहिए। मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि वह साधारण स्पर्श से मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही लुमियन के विचार दौड़ने लगे, फ्रैंक अचानक गंभीर हो गई और बोली, पहले जिन 2 का मैंने जिक्र किया था उनके अलावा ब्लैकफायर, फ्रॉस्ट कर्स और मिरर मैजिक में मेरी दक्षता भी बढ़ गई है। उनका आपसी संयोजन भी विस्तृत हुआ है। उदाहरण के लिए, मैं दर्पण का उपयोग करके किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ और ब्लैकफायर से अभिशाप लगा सकती हूँ। एक और स्थिति में मैं मिरर सब्स्टिट्यूशन और स्टाफ सब्स्टिट्यूशन का उपयोग करके घातक क्षति को टाल सकती हूँ और कुछ हद तक पुनर्स्थापन भी पा सकती हूँ। असैसिन और इंस्टिगेटर के रूप में मेरी क्षमताएं भी बढ़ी हैं। उसने विवरण में गए बिना अपनी प्रगति का संक्षेप किया। लुमियन ने सिर हिलाया, फ्रैंक की क्षमताओं पर विचार करते हुए उसने सोच समझकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई चार्म जैसी क्षमता भी है? फ्रैंक की मुस्कान ने उत्तर का संकेत दिया, लेकिन उसने चुप रहना चुना।
जेना ने फ्रैंकर को एक पल देखा और फिर कुछ और नोटिस करते हुए उसकी ओर इशारा किया और बोली, तुम और भी सुंदर हो गई हो। फ्रैंकर के व्यक्तिगत गुण और समग्र रूप किसी भी खामी से परे हो गए थे। उसका व्यक्तित्व एक निर्विवाद चमक बिखेर रहा था, एक तेज दिखावटी सुंदरता जिसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। क्या सच में? फ्रैंकर ने हैरानी से कहा। लूमियन अपनी थोड़ी सहलाने से खुद को नहीं रोक पाया, ये सोचते हुए कि मैडम हिडन ब्लेड सच में सीक्वेंस 5 से सीक्वेंस 4 जाते समय आयरन ब्लडेड नाइट में बदलेगी या नहीं। जब लूमियन ने फ्रैंकर और जेना से विदा ली और ओबर्ज डू कॉबडॉ लौटने के लिए चला तो अचानक उसे एक बात याद आई। उसने आवाज़ धीमी की और पूछा, टेमी बोरोज, कंट्रैक्टी के बाद अगला बून क्या है? लेकिन टर्मी बोरोज चुप रहा, कोई जवाब नहीं आया। लूमियन ने ठहाका लगाया, ठीक है, जैसे ही मैं पाड्रे को ढूंढ लूंगा वह जानकारी दे देगा। भले ही भीतर से उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा हो, ऐसे समय में बाहर से भरोसेमंद दिखना जरूरी था। भविष्यवाणी की गई घटना का दिन तेजी से आ पहुंचा। कार्टिए द ला प्रिंसेस रूज में रू द ला मुराइल और रू डू चेवल ब्लॉन्क के चौराहे पर लूमियन सार्वजनिक गाड़ी से सहज अंदाज में उतरा। सफ़ेद शर्ट, काली वेस्ट, भूरे पतलून और चमकदार चमड़े के जूते पहने उसने सामने फैले सोए हुए मोहल्ले की ओर नजर डाली। लूमियन चौराहे पर खड़ा हुआ, अपने हाथ जेबों में डाले और आराम से रू द ला मुराइल की ओर चल पड़ा। ये सड़क ट्रियो के लोगों के लिए प्रसिद्ध एवेन्यू डू बुलेवार्ड से भी ज्यादा महत्व रखती थी। यह उनकी आकांक्षा थी। एम्परर रोसेल के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू करने से पहले के दिनों में ट्रियो का शहर आज जितना फैला हुआ नहीं था। ये पूर्वी छोर पर सिमटा हुआ था, मजबूत शहर की दीवारों से घिरा और सैनिकों द्वारा कड़ी निगरानी में। उनका सैन्य शिविर पास ही था, जिससे आसपास कई कोठे और वेश्याएं उभर आईं। समय के साथ रू द ला मुराइल ने अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की और ट्रियो की आबादी बढ़ती गई। एक छोटा बाजार उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीपों में फैले वैभव और शानो शौकत के क्षेत्र में बदल गया। लूमियन इंटीज के परसोल पेड़ों की छाया से होकर गुजरा, उसकी नज़रें महल जैसे आलीशान ढांचों और साधारण अपार्टमेंट्स पर पड़ीं। उन सब में एक समानता थी, धुंधले कांच वाली खिड़कियां और कभी कभार हरे शटर। रू द ला मुराइल दोपहर की सुस्ती से जागती हुई लग रही थी। सड़क पर कम लोग थे, लेकिन हर किसी का अंदाज अलग था। कुछ उदास ग्रे नीले कामकाजी कपड़ों में जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे, जबकि कुछ पुराने जमाने के परिधानों में थे। वे चारों ओर देखते और फिर अपार्टमेंट इमारतों में गायब हो जाते। गर्दन में कैमरे डाले लोग तस्वीरें लेते हुए घूमते थे, फिर सजी धजी इमारतों में समा जाते थे। इंटिसियन दिखने की कोशिशें उनकी असली पहचान नहीं छिपा पाती थीं, जो बालों की रेखाओं और असामान्य ऊंचाइयों से झलक जाती थीं। इसके अलावा लूमियन की पैनी नज़र ने एक लोहे धूसर रंग का रोबोट देखा, जो 2 मीटर ऊंचा था। उसकी पीठ पर भाप छोड़ने वाला आउटलेट था, साथ में गियर, टॉर्शन स्प्रिंग, स्क्रू और मुड़ी हुई पाइपें, यांत्रिक सजावट का एक संगम। रोबोट के बाएं कंधे पर बैठा एक भव्य कपड़ों में सजा आदमी, भारी मेकअप लगाए, राहगीरों, सोने चांदी के मुखौटे पहने गणमान्य लोगों और नींद में डूबे आदमियों को देख रहा था। यहाँ साधारण और उच्च वर्ग एक अजीब सामंजस्य में घुले मिले थे। जैसे जैसे लूमियन आगे बढ़ा, उसने व्यवस्थित रूप से अपने आसपास का निरीक्षण किया, उसकी नज़र अपने लक्ष्य की तलाश में लगी हुई थी। अचानक उसने एक साइड गली से एल्बस को आते देखा। आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर का सदस्य, गहरे लाल बालों वाला, लूमियन को शरारती मुस्कान के साथ देखता है। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने सिर की ओर इशारा किया, खुली उकसाहट। गार्डनर मार्टिन के निर्देश पर एल्बस को पाड्रे गियोम बेनेट का पता लगाने का काम सौंपा गया था। लगता था कि वह लूमियन को किसी तरह की प्रतियोगिता का संकेत दे रहा था। देखना यह था कि शिकार को पहले कौन ढूंढता है। एल्बस के अलावा आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर ने शायद कई आधिकारिक या परिधीय सदस्यों को भी तैनात किया था। इस मामले में गार्डनर मार्टिन ने अपने वादे निभाए थे। एल्बस के इशारे से बेपरवाह लूमियन आगे बढ़ता गया, रू द ला मुराइल के भीतर गहराई तक। डीमनेस ऑफ प्लेजर फ्रैंकर की मैजिक मिरर डिविनेशन से मिले संकेतों के आधार पर भविष्यवाणी का क्षेत्र सिमट गया था। गियोम बेनेट की मौजूदगी एक हफ्ते के भीतर 5 सड़कों पर अपेक्षित थी, जिनमें रू द ला मुराइल और रू डू चेवल ब्लॉन्क शामिल थीं। हालांकि रू द ला मुराइल की लंबाई, उसका फैलाव और भीड़-भाड़ लूमियन की खोज को धुंधला बना रहे थे। कालीन खोज और व्यापक जाल बिछाना लगभग असंभव था। सफलता इस बात पर निर्भर थी कि क्या वह अधिकारियों से मदद ले सकता है और एक सेना जुटाकर इस क्षेत्र को सील कर सकता है, अंडरग्राउंड ट्रियो के हर प्रवेश द्वार पर निगरानी रखते हुए। पहले लूमियन बस यही उम्मीद कर सकता था कि आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर, जो ताकतवर हंटर्स से भरा एक गुप्त संगठन था, बेहतर ट्रैकिंग और तलाश तकनीक रखता हो। या फिर टर्मी बोरोज, एक इनेविटेबिलिटी एंजल, उन्हें एक दूसरे की ओर धकेल दे। जब तक लूमियन और गियोम बेनेट के बीच की दूरी मध्यम थी, वे मानव नियति के अनुसार फिर से मिल जाते। लेकिन अब एक नई कड़ी सामने आई थी। ये प्रगति मुख्य रूप से उस रहस्यमय ज्ञान का फल थी, जो उसने कंट्रैक्टी के रूप में हासिल किया था।
इस ज्ञान में अजीब प्राणियों की एक पूरी सूची थी जिन्हें बुलाया या जिनसे अनुबंध किया जा सकता था, साथ ही ऐसे अनुबंधों की कीमत भी। इस संग्रह में मिलने वाली क्षमताएं और अनुबंध के बाद झेलने वाले दुष्प्रभाव भी दर्ज थे। गियोम बेनेट की अनुबंधित क्षमताओं के उसके स्मृति और स्वप्न में दिखे प्रदर्शन को जोड़ते हुए लुमियन ने एक अहम सुराग जोड़ा। अब इस डेमन फ्लावर्स को बुलाने के लिए ताज़े मानव रक्त की बलि चाहिए। इसका दुष्प्रभाव: संभोग की तीव्र इच्छा, अनविजिबिलिटी के लिए 13 हिस्से तैयार मांस के चाहिए। दुष्प्रभाव: भूख के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता, स्लो फ्लाइट के लिए अपनी रोमांटिक आसक्ति को स्थायी रूप से त्यागना पड़ता है। दुष्प्रभाव: दिखावा करने की प्रवृत्ति, बोन कर्स के लिए किसी जीवित व्यक्ति की बलि चाहिए। दुष्प्रभाव: अत्यधिक उनींदापन, सोल असिमुलेशन मिस्टिक स्पेल के लिए कम से कम 3 मानव आत्माएं चाहिए। दुष्प्रभाव: दिन में 4-5 बार होने वाला चक्कर, इंटरनल एक्सप्लोजन के लिए किसी भी बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक की बलि चाहिए। दुष्प्रभाव: लगातार आध्यात्मिक शक्ति का क्षय, लगभग स्थायी कमी के बराबर। सोल असिमुलेशन मिस्टिक स्पेल के विस्तृत वर्णन से लुमियन ने अनुमान लगाया कि पाड्रे ने अनजाने में एक अतिरिक्त छिपी हुई कीमत चुकाई थी। वह था उसका नाम। सोल असिमुलेशन मिस्टिक स्पेल लक्ष्य के स्पिरिट बॉडी को उसके ट्रू नेम के माध्यम से प्रभावित करता था, जिससे चक्कर और अन्य प्रतिक्रियाएं होती थीं, जो लक्ष्य की गहरी समझ और स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़ी भाषा के उपयोग से और तीव्र हो जाती थीं। ऐसी शक्ति रखने वाली किसी स्पिरिट वर्ल्ड एंटिटी से अनुबंध करते समय गियोम बेनेट ने अनजाने में अपना ट्रू नेम उजागर कर दिया था। ऐसी शक्तियों वाले अस्तित्व किसी व्यक्ति के ट्रू नेम का कई तरह से इस्तेमाल कर सकते थे। यह एक गहरा छिपा हुआ खतरा था। ये गुप्त जोखिम कंट्रैक्टी के रहस्यमय ज्ञान में मौजूद कई समान पहेलियों में से बस एक था। इसलिए लुमियन ने स्पिरिट वर्ल्ड प्राणियों की व्यापक छटाई करने, व्यक्तिगत संपर्क और प्रयोगात्मक जुड़ाव का रास्ता चुना। अनुबंधित क्षमताओं के साथ जुड़े ज्ञात दुष्प्रभावों के आधार पर लुमियन ने एक शिक्षित अनुमान लगाया। गियोम बेनेट, जो असंतुष्ट इच्छाओं से भरा आदमी था, उसकी यौन भूख बढ़ने के बाद वह निश्चित रूप से महिलाओं की तलाश में गया होगा। भविष्यवाणी का काटिए द प्रिंसेस रूज से मेल खाना और 5 आसपास की सड़कों के बारे में मैजिक मिरर डिविनेशन के परिणाम इस बात के अनुरूप थे। इसके अलावा उसकी भूख पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी और अंतरंगता के बाद वह थक जाता था। इसलिए यह बहुत संभव था कि वह ऐसे कोठे की ओर आकर्षित हुआ हो जहां कामुकता और भोजन दोनों मिलते हों, या फिर किसी महिला को अपने घर बुलाया हो। गियोम बेनेट न सिर्फ इच्छाओं से भरा आदमी था, बल्कि महत्वाकांक्षी भी था, शक्ति का भूखा। गांव में सीमित रहने और अनुबंधित क्षमताओं से पहले जीवन में आए दुष्प्रभावों के कारण उसकी वासना शक्ति की अभिव्यक्ति बन गई थी। वरना यह समझाना असंभव था कि उसकी इच्छाएं हर महिला तक कैसे फैल गई थीं, चाहे वे प्रतिष्ठित हों या कम दर्जे की। त्रिय की धरती पर कदम रखते ही जहां उसका देहाती उच्चारण नागरिकों द्वारा तिरस्कृत किया जाता था, वह निश्चित रूप से अपनी पुष्टि चाहता था, अपने तरीके से अपना दावा जताते हुए। उसकी शक्ति की अथक खोज और उसके पुराने तौर तरीकों के साथ मिलकर गियोम बेनेट ने बहुत संभव है कि चर्चित कॉर्टेजान्स का पीछा किया हो, स्थानीय लोगों में ईर्ष्या भड़काते हुए। वह 1-2 ऐसी महिलाओं को अपने घर भी ले जा सकता था। पाड्रे के चरित्र और मानसिकता का यह व्यापक विश्लेषण लुमियन का अकेला प्रयास नहीं था, बल्कि यह एंथनी रीड, एक साइकियाट्रिस्ट की विशेषज्ञता का परिणाम था। लुमियन द्वारा गियोम बेनेट का विस्तृत चित्रण देने पर रीड ने उसके मनोविज्ञान का एक सजीव खाका खींचा। इस प्रकार शिकार को फंसाने के 2 रास्ते खुले। पहला था उच्च स्तरीय कोठों पर निगरानी रखना, जहां भोजन और मशहूर कॉर्टेजान्स दोनों उपलब्ध थे। दूसरा रास्ता उन कॉर्टेजान्स की जांच की ओर जाता था जिन्होंने पिछले 2 महीनों में शादी की, रखेल बनी या गायब हो गईं। पहले रास्ते की जिम्मेदारी आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर पर थी। लुमियन का मौजूदा काम रूथ द मोराइल की गुप्त कहानियों तक पहुंचने का जरिया ढूंढना था। एंथनी रीड, एक कुशल सूचना व्यापारी, के पास एक चाबी थी। वह बूलर से अच्छी तरह परिचित था, जो गोस्ट फेस का एक कॉलमिस्ट था और रूथ द मोराइल में घूमती अफवाहों और घोटालों को उजागर करने के लिए मशहूर था। बूलर, जिसे पीना और लिखना पसंद था, अक्सर होप कैफे के एक कोने में बैठता था, जहां से वह प्रवेश द्वार देख सकता था, फिर कोठों की ओर बढ़ता था। अपना उद्देश्य स्पष्ट रखते हुए लुमियन रूथ द मोराइल में स्थित उस कैफे की ओर स्थिर कदमों से बढ़ा। रास्ते में उसने पूरे कार्य की फिर से समीक्षा की, किसी अनकहे भाव से प्रेरित होकर। उसकी डिविनेशन क्षमताएं फ्रैंकर की तुलना में कमजोर थीं। उसके पास सिर्फ एक प्रोफेसी स्पेल था, जिसे वह लापरवाही से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता था। एंथनी रीड की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग और सूचना संग्रह की कुशलता लुमियन की अपनी क्षमताओं से कहीं आगे थी। लेकिन इन सहयोगियों को सक्रिय करके वह इन शक्तियों को मानो अपना ही बना पा रहा था। लुमियन यह नहीं जानता था कि देवत्व की ओर बढ़ने के क्या परिणाम होंगे। लेकिन एक बात तय थी, सीक्वेंस 4 से नीचे किसी की ताकत सीमित होती है। सहयोगी टीमें तालमेल के जरिए उन सीमाओं को तोड़ सकती हैं, यहां तक कि देवत्व के बिना भी ऊंचे सीक्वेंसेस का सामना कर सकती हैं। जल्द ही लुमियन ने होप कैफे को देखा, जिसका प्रवेश द्वार दूधिया सफेद रंग में सजा हुआ था।
भारी दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखते ही उसने उस कोने पर नज़र डाली जहां से प्रवेश द्वार साफ दिखता था। 30 की उम्र का एक पतले चेहरे वाला आदमी, काले बालों और नीली आंखों के साथ, उसकी दाढ़ी सलीके से कटी और वैक्स की हुई। लूमियन की नज़र से मिला, उसका ध्यान प्रवेश द्वार पर टिका था। लूमियन की नज़र महसूस करते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसने मेज़ पर रखी नर्म कवर वाली नोटबुक और लाल फाउंटेन पेन उठाया, जैसे कि पिछले दरवाजे से भागने वाला हो। इसके जवाब में लूमियन ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और कैफे के पीछे के निकास की ओर गोली चला दी। धमाके की आवाज़ के साथ गोली लकड़ी में धंस गई। कैफे के ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई, कुछ छिपने लगे, कुछ सवाल करने लगे, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। दाढ़ी वाला आदमी जड़ हो गया, न ये समझ पा रहा था कि भागे या रुके। बारटेंडर, ग्राहकों और स्टाफ की सामूहिक नज़रों के नीचे लूमियन रिवॉल्वर हाथ में लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर मनोरंजन झलक रहा था। क्या आप मसियर बूलर हैं? हाँ, वही हूँ। बूलर ने ज़बरदस्ती मुस्कान ओढ़ ली। लूमियन ने बूलर की पुरानी सीट की ओर इशारा किया और लापरवाही से बोला, बैठ जाए, मैं जानकारी खरीदने आया हूँ। राहत की सांस छोड़ते हुए बूलर झुक गया और वापस जाकर कुर्सी पर बैठ गया। लूमियन सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, रिवॉल्वर नीचे रखते हुए। हल्की शरारत के साथ उसने पूछा, इतना अंधेरा कोना क्यों पसंद है? बूलर ने आह भरी और कहा, मेरे पेशे में बदले का डर हमेशा रहता है। आप जानते ही हैं कि कुछ लोग अपने नाम या चेहरे को अखबारों और पत्रिकाओं में घोटालों से जुड़ा देखना नापसंद करते हैं। यह कोना मुझे प्रवेश द्वार का साफ नज़ारा देता है, जिससे किसी संभावित मुसीबत को पहले ही देख सकूं, और ज़रूरत पड़ने पर मैं पीछे के रास्ते से जल्दी निकल सकता हूं। 324 विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। थोड़ी देर बैठने की वजह बताने के बाद बूलर ने लूमियन की ओर देखा। उसके होठों पर आत्मव्यंग्य भरी मुस्कान थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी गोली चला देंगे। लूमियन का हाथ आराम से रिवॉल्वर पर टिका था और उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लगता है जिन लोगों से आपका पहले पाला पड़ा वे कानून का पालन करने वाले नागरिक थे। पिछले अनुभवों में पिटने से बनी बूलर की प्रवृत्ति उसे पलटकर जवाब देने को उकसा रही थी, लेकिन लूमियन के व्यवहार की तुलना अपने पिछले अनुभवों से करते हुए उसे उसकी बात में अजीब सी तर्कसंगति दिखी। कानून की छतरी के नीचे रहकर ही वह गोस्ट फेस का कॉलमिस्ट अब तक जिंदा रह पाया था। क्या आपको पुलिस के आने का डर नहीं है? बूलर ने वेटर की ओर देखा, जो मेन्यू और ड्रिंक लिस्ट लेकर पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसी जगह पर गोली चलाना छोटी बात नहीं है। किसी ने तो अधिकारियों को खबर कर दी होगी। लूमियन हंसा, इसीलिए हमें जल्दी करनी है। अपने शब्दों के साथ तालमेल बिठाते हुए लूमियन ने रिवॉल्वर उठाए, सिलेंडर घुमाया और एक पीला कारतूस खाली चैम्बर में डाल दिया, चीख बूलर की आंखों के सामने। मुझे जानना है कि पिछले 2 महीनों में रू द लमोराइल इस वैभव के अड्डे को कौन कौन सी कॉर्टिजान्स छोड़कर गई हैं, लूमियन ने शांत दृढ़ता से पूछा। स्वाभाविक रूप से बूलर ने सिर हिलाया। वे असली कॉर्टिजान्स नहीं हैं। उन महिलाओं के पास अपनी आलीशान कोठियां और स्थायी प्रेमी होते हैं। वे उच्च समाज में आती जाती हैं, अपने शब्दों से उद्योगों और नीतियों को प्रभावित करती हैं। ये जगह बस कॉर्टिजान्स के लिए एक रिजर्व की तरह है। मुझे सिर्फ वही चाहिए जो मेरे विवरण में फिट बैठती हो। लूमियन ने उसकी परिभाषा को नज़रअंदाज किया। बूलर की नज़र लूमियन के हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर पर गई और उसने याद करते हुए कहा, 4 थीं। लिल जॉर्ट ने एक लीन व्यापारी से शादी की और बैकलैंड चली गई। व्हाइट वाज सोफी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बटीस की प्रेमिका बन गई और उच्च समाज की दावतों और सैलून में जाने लगी। उसके पास असली कॉर्टिजान बनने का मौका था। ड्यू रोज मेरी मानसिक बीमारी का शिकार हो गई और एक सुबह कैंची से अपना चेहरा बिगाड़ लिया। वह अब एक शरणालय में है। कॉन्डोमेंट ब्यूटी पालिना रू द लमोराइल से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई, मानो किसी रुतबे वाले व्यक्ति ने उसे उठा लिया हो। बात करते हुए बूलर ने देखा कि उसके सामने खड़ा आकर्षक आदमी जरा सी बात पर गोली चलाने को तैयार एक पोस्ट इट नोट और फाउंटेन पेन निकालकर ध्यान से नोट्स ले रहा था। बेचैनी निगलते हुए उसने आगे कहा, मैंने पालिना को कुछ समय पहले रू विंसेंट पर देखा था। वह काफी संपन्न लग रही थी, 4 पहियों वाली गाड़ी, एक दासी, एक नौकर, यहाँ तक कि एक बटलर के साथ। अफसोस, उस समय मेरे पास जरूरी काम था और मैं उसका निवास स्थान पता नहीं कर पाया। रू विंसेंट, लूमियन को याद आया। वह उन 5 सड़कों में से एक थी जिनका फ्रैंकर ने डिविनेशन किया था। रू द लमोराइल से सबसे दूर, वह ज्यादा शांत और आलीशान माहौल वाली थी। बूलर के बयान के आधार पर उसे शक हुआ कि पालिना गियोम बेनेट की रखेल बन चुकी थी। एक भगोड़े के लिए एक संभावित कॉर्टिजान रू द लमोराइल में घूमने से ज्यादा सुरक्षित विकल्प थी। गियोम बेनेट बुद्धिमान और सक्षम था। उसकी मौजूदा कामेच्छा और भूख ने उसे मूर्ख नहीं बना दिया था। वह जरूर कम जोखिम वाला रास्ता चुनता। उसी समय कैफे के बाहर तेज कदमों की आवाज आई। 3 पुलिस अधिकारी प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे। शांत भाव से लूमियन ने अपनी गहरे नीले रंग की टोपी पहनी,
अपने नोट्स और पेन समेटे और बूलर के सामने मेज पर 50 वर्ल्ड डॉलर के नोट रख दिए। ये सब कर लेने के बाद उसने अपनी रिवॉल्वर उठाई, खड़ा हुआ और कैफे के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने तेजी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। धमाका! पुलिस अधिकारी होप कैफे के मुख्य प्रवेश से अंदर घुस आए। रू विंसेंट की सुंदर सड़क पर दोनों ओर आलीशान विला जैसी इमारतें सजी थीं। सड़क चौड़ी और अच्छी तरह से रखी हुई थी, जहां कभी कभार ही पैदल यात्री और गाड़ियां गुजरती थीं। लूमियन के उस सड़क पर मुड़ते ही वह कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गया। क्या वह हर घर में घुसकर हर कमरे की तलाशी ले सकता था? इसके अलावा वह इस तरह की जांच के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। फ्रैंकर इस काम के लिए ज्यादा सही होती, लेकिन उसे शामिल करना जोखिम भरा था। थोड़ी सोच विचार के बाद लूमियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह एक घर की ओर बढ़ा और डोरबेल दबाए। एक युवा वाले ने गहरे भूरे रंग का दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर सदर्न कॉन्टिनेंट की कोई छाप नहीं थी और वह लूमियन को हैरानी से देखने लगा। साफ ट्राइवियन उच्चारण में उसने पूछा, सर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मिलनसार मुस्कान के साथ लूमियन ने जवाब दिया, मैं इस सड़क पर रहने वाली सबसे शानदार मैडम के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। वाले कुछ पल के लिए अवाक रह गया। ये पहली बार था जब किसी ने उससे ऐसी अजीब जानकारी पूछी थी। या शायद नहीं, ऐसी बातें बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाई जाती थीं और सरायों में शेखी बघारी जाती थीं, लेकिन धूप में किसी अजनबी के दरवाजे पर जाकर पूछना, यह आदमी क्या कर रहा था? वाले के प्रतिक्रिया देने से पहले लूमियन ने 10 वर्ल्ड डॉलर का नोट निकाला और सौहार्दपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाया। वाले की पलकों में हल्की फड़कन हुई। वह एक पल हिचका, फिर पैसे ले लिए। उसने इस युवक को एक नकली डैंडिस्ट समझा, जो अमीर महिलाओं को उनके शरीर और धन से ठगने में माहिर होता है। उसका रूप और व्यवहार अखबारों में छपे वर्णनों से मेल खाता था। लेकिन अगर वह महिला वाले की मालकिन नहीं थी, तो इनाम ठुकराने का क्या मतलब? जब अजनबी को जानकारी मिल जाती, तो किसी मैडम को भी कुछ संतोष मिलता। वाले ने चारों ओर चोरी छिपे देखा और आवाज़ धीमी की, यूनिट 50 में रहने वाली महिला बेहद खूबसूरत है। एक असली ट्राइवियन है। उसने सदर्न लैंड्स के एक विदेशी से शादी की है। वह उच्चारण कहते कहते वाले ने सिर हिलाया, जैसे उसने ये भावना लंबे समय से दबा रखी हो। लूमियन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वाकई, अपनी बढ़ती इच्छाओं के प्रभाव में पाड्रे अपने पड़ोसियों के साथ अपनी उपलब्धि साझा करने से खुद को रोक नहीं पाया, एक शानदार ट्राइवियन कॉर्टिज़ान को रखेल बनाकर। हो सकता है कि वह भव्य दावतें न देता हो या सार्वजनिक रूप से घूमकर अपनी जीत न दिखाता हो, लेकिन वह अनिवार्य रूप से सूक्ष्म तरीकों से अपने पड़ोसियों को यह जताता कि विदेशी भी शानदार कॉर्टिज़ान्स को अपनी रखेल बना सकते हैं। ऐसे समय में गियोम बेनेट को खुद को छिपाने में सावधानी बरतनी पड़ती थी, लेकिन उसकी रखेल की सुंदरता आसानी से नहीं छिपाई जा सकती थी। वह शायद जानबूझकर सचती संवरती भी हो। बेशक लूमियन को यह पूरी तरह यकीन नहीं था कि वह महिला पाली नहीं थी। फिर भी साहसिक अनुमानों और सावधानीपूर्वक पुष्टि के जरिए अपेक्षित जानकारी इकट्ठा करते हुए उसे महसूस हुआ कि वह गियोम बेनेट के करीब पहुंच रहा था। 50 रू विंसेंट के फाटक के बाहर लूमियन ने इमारत को ऐसे देखा जैसे कोई आम राहगीर देखे। 3 मंजिला बेज रंग की इमारत उसके सामने खड़ी थी। चारों ओर हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूलों वाला बगीचा था। एक माली हरियाली की देखभाल कर रहा था, जिससे आंशिक दृश्य मिल रहा था। लूमियन ने तुरंत अपनी नज़र इमारत के स्तंभ से हटा ली। उसे डर था कि ज्यादा देर तक देखना संदेह पैदा कर सकता है। पाड्रे द्वारा पहचाने जाने की संभावना को लेकर लूमियन को कोई चिंता नहीं थी। निकलने से पहले उसने नीयस फेस का उपयोग कर अपनी सूरत बदल ली थी और अपने साथियों से कहा था कि यह मेकअप की वजह से है। लूमियन का आकर्षक रूप सुनहरे और काले बालों का मिश्रण किसी का भी हो सकता था। जब तक गियोम बेनेट भ्रम को भेदने की क्षमता नहीं रखता या सक्रिय रूप से उसका उपयोग नहीं करता, तब तक उसे यह एहसास होने की संभावना कम थी कि उसका पीछा करने वाला पास ही मौजूद है। लूमियन की मौजूदा योजना रू विंसेंट छोड़ने और जेना या फ्रैंकर के साथ जगह बदलने की थी। फिर वह यूनिट 50 के सामने छाया में छिप कर बैठता, तब तक नजर रखता जब तक लक्ष्य के आसपास का सारा संदेह मिट न जाए। इस बार उसने भिखारी का भेष नहीं अपनाया, क्योंकि इस संभ्रांत सड़क पर ऐसे लोग बहुत कम दिखते थे। कभी कभार कोई दिख भी जाए तो घरेलू स्टाफ उसे तुरंत भगा देता था। जैसे ही वह बेज इमारत से हटने ही वाला था, लूमियन ने लापरवाही से सिर घुमाया। उसकी नज़र लिविंग रूम की खिड़की से दिख रहे एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति औसत कद का था, मुश्किल से 1.7 मीटर ऊंचा। गहरी शर्ट और काली पतलून पहने उसका शरीर थोड़ा ठिगना था। उसकी नाक हल्की मुड़ी हुई थी और उसके काले बाल मध्यम लंबाई के थे। लूमियन की पुतलियां एक क्षण के लिए फैल गईं, फिर तुरंत सामान्य हो गईं। उसके होठों के कोनों पर हल्की मुस्कान आई और उसकी आंखों में मानो अदृश्य आग जल उठी। कितना भी अच्छा भेष क्यों न हो, लूमियन उसे पहचान लेता, चाहे वह राख में ही क्यों न बदल गया हो। वह गियोम बेनेट था, कॉर्डू का पाड्रे।
लुमियन ने अपने आश्चर्य को दबाने के लिए खुद को संभाला, उसकी नज़र आगे बढ़ गई। साथ ही उसका दिमाग अगले कदम का मूल्यांकन करने लगा। कुछ ही देर में वह रू विंसेंट के आखिर तक पहुंच गया। उसी समय हरे और सफ़ेद पंखों वाला एक तोता रू द लमुराइल की ओर से उड़ता हुआ आया और लुमियन के कंधे पर बैठ गया। वह उत्साहित होकर चहचहाया, हमने लक्ष्य ढूंढ लिया है। लक्ष्य मिल गया, तो फिर मैंने अभी किसे देखा? एक और पाद्रे। लुमियन एक पल के लिए स्तब्ध और उलझन में पड़ गया। असली गियोम बेनेट कौन था? क्या उसने गलत पहचान लिया था या आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर और रैट क्रिस्टो को धोखा दिया गया था? 15 मिनट पहले रू द लमुराइल के दिल ब्रॉथल में पहली मंजिल के अनेक्स बार में एल्बस अपना लैंटी प्रूफ पीते हुए कर्मचारियों, मजदूरों और उस ओवरसियर पर नजर रखे था जो इस जगह का प्रबंधन करता था। उसका आकलन ग्राहकों तक भी फैला, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। कई लोग अलग अलग मुखौटे पहनकर अपनी पहचान छिपाए हुए थे, जिससे उनका असली चेहरा जानना लगभग असंभव था। दिल ब्रॉथल की अंदरूनी व्यवस्था का एक मोटा अंदाजा लगाकर एल्बस ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। वह रसोई की ओर जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया, तभी एक अटेंडेंट उसके पास आया, जिसके हाथ में पोस्ट इट नोट्स का ढेर था। इस अटेंडेंट की जिम्मेदारी हर कमरे की ज़रूरतें लिखना और रसोई तक पहुंचाना थी। गहरे लाल बालों वाला एल्बस आगे बढ़ा और अपनी जेब से चमकते सिक्कों की एक मुट्ठी और नोटों का मोटा बंडल निकाल लिया। अटेंडेंट के चेहरे पर हैरानी और लालच का मिला जुला भाव आ गया। एल्बस मुस्कुराया और बोला, मैं एक बदमाश की तलाश में हूँ। उसका भेष तय नहीं है, बस इतना जानता हूं कि वह तुम्हारी कदकाठी जैसा है और मशहूर महिलाओं के साथ रहने का शौकीन है। मेहनत के बाद वह अपनी भूख मिटाने के लिए तुरंत खाना मंगवाता है। अगर तुम मुझे उससे जुड़ी जानकारी दे सको तो ये सब तुम्हारा है। अटेंडेंट की नज़र सोने के सिक्कों और नोटों पर टिक गई, उनकी स्याही की खास खुशबू उसकी इंद्रियों को लुभा रही थी। वह सांस रोके हुए था, खजाने के आकर्षण में फंसा हुआ। सब अटेंडेंट की आवाज़ कांप गई, वह मुश्किल से निगल पाया। एल्बस ने सटीक हरकत से 5 वर्ल्ड डॉ का एक सोने का सिक्का उसकी हथेली में उछाल दिया। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी जानकारी कितनी कीमती है। निश्चिंत रहो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें 20 वर्ल्ड डॉ और मिलेंगे। अटेंडेंट ने धीरे से सिक्के को दांतों से परखा और पीछे की ओर नजर डाली। उसने आवाज़ धीमी की और कहा, जैसा आपने अंदाज़ा लगाया, रूम 2 ऑन द 6th फ्लोर में रहने वाला वह दक्षिण का आदमी सबसे मशहूर कॉर्टिज़ान्स के साथ रहता है। उसे पहले से खाना मंगवाने की आदत है, जिसे हम हर आधे घंटे में उसके कमरे तक पहुंचाते हैं। एक सदना, मशहूर कॉर्टिज़ान्स और पहले से मंगवाया गया खाना। रूम 602। एल्बस कृतज्ञता दिखाने में कंजूसी नहीं करता था। उसने युद्धपोत की छवि वाले 2 10 वर्ल्ड डॉ के सिक्के अटेंडेंट की ओर उछाल दिए। रू द लमुराइल की शांति का लाभ उठाते हुए एल्बस चुपचाप छठी मंजिल पर चढ़ गया और गलियारे के आखिरी सिरे की बालकनी में छिप गया। कुछ ही मिनटों में खाना पहुंचाने वाला अटेंडेंट रूम 602 पर पहुंचा, भाप से चलने वाली आंतरिक लिफ्ट से। उसके साथ चांदी सफ़ेद धातु की सविंग ट्रॉली थी। उसने सावधानी से डोरबेल दबाए। एल्बस सीधा खड़ा हुआ, उसकी नज़र रूम 602 के दरवाजे पर टिक गई। दरवाज़ा खुला और एक छोटे कद का आदमी दिखाई दिया, जिसकी ऊंचाई 1.7 मीटर से ज़्यादा नहीं थी। उसने काला हाफ मास्क, सफ़ेद शर्ट और हल्के रंग की बॉक्सर शॉर्ट्स पहन रखी थी। पतलून उतारकर भी ऊपर के कपड़े पहने रखना, शायद टैटू छिपाने के लिए। जितना ज़्यादा एल्बस देखता गया, उतना ही उसे यकीन होता गया कि रूम 602 का रहने वाला गियोम बेनेट की वांछित तस्वीर से मेल खाता है। अपने शिकार को परेशान करने से बचते हुए एल्बस बालकनी में रखी सफ़ेद पैनल वाली कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसकी जेब से एक धूसर फर वाला चूहा निकला, बीस्ट टेमा क्रिस्टो के पालतुओं में से एक। लुमियन ने रैट की सेवाएं ली थीं, जिसकी क्षमताएं आसान संवाद और कुशल समन्वय की अनुमति देती थीं। स्वाभाविक रूप से क्रिस्टो मध्यस्थ और अनुवादक था। एल्बस ने प्यार से चूहे के सिर पर थपकी दी और उसे इशारा किया, अंगूठा और तर्जनी उंगली से गोला बनाकर, बाकी उंगलियां सीधी। ये प्रमुख संदिग्ध के मिलने का संकेत था। एक तीखी चींची के साथ चूहा एल्बस की पकड़ से निकलकर भाग गया, पास की सराय में अपने मालिक को ढूंढने। क्रिस्टो के पालतू तोते से यह जानकर कि आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर ने पाद्रे का पता लगा लिया है, लुमियन एक पल के लिए सदमे और भ्रम में डूब गया। क्या उन्होंने सच में गियोम बेनेट को ढूंढ लिया था? फिर जिसे उसने देखा था वह कौन था? अगर 50 रू विंसेंट वाला गियोम बेनेट है, तो जिसे वे देख रहे हैं वह नकली कहाँ से आया? सब्स्टिट्यूशन स्पेल, यह उन 5 विशेष अनुष्ठानिक जादुओं में से एक था जो लुमियन ने आर्म्स मॉन्क के रूप में सीखे थे। पाद्रे, जो अब सीक्वेंस 5 फेट अप्रोप्रिएटर था, इससे परिचित होना तय था। यह अनुष्ठान उपयोगकर्ता को खतरे का आभास होने पर किसी और को अपनी पहचान सौंपने की अनुमति देता था। आसपास के लोगों से असली या नकली स्वीकृति पाकर और मजबूत रहस्यमय संबंध स्थापित करके अनुष्ठान अदला बदली को अंतिम रूप देता था।
अगर सब्स्टिट्यूशन स्पेल सफल हो जाता तो वह विकल्प दूसरों की नज़र में मूल से अलग नहीं लगता, हालांकि उसकी आत्म जागरूकता और अभिनय कुछ हद तक प्रभावित हो सकता था। फिर भी उसकी मूल पहचान बनी रहती। जब वह विकल्प आसन्न आपदा का सामना करता तो जादू करने वाला अपनी किस्मत बदलकर उस आपदा से बच सकता था। बेशक यह इस पर निर्भर करता था कि विकल्प को खतरे की भनक न लगे। ये चाल अन्य बियॉन्डर्स पर कारगर हो सकती थी, लेकिन लूमियन सब्स्टिट्यूशन स्पेल की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता था। लूमियन के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था, असली गियोम बेनेट कौन था और विकल्प कौन। पाड्रे को निर्णायक रूप से परास्त करने और न्यूनतम हताहतों के साथ पकड़ने के लिए लूमियन को अपनी ताकतों को एकजुट करना और एक विकल्प चुनना था। वह दोनों पर एक साथ हमला नहीं कर सकता था। गार्डनर मार्टिन ने सिर्फ शिकार का पता लगाने में मदद का वादा किया था, उससे आगे का समर्थन नहीं। इसलिए आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर द्वारा भेजे गए ज्यादातर लोग लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स या साधारण लोग थे। अगर लूमियन गार्डनर मार्टिन से और मदद मांगता तो पर्याप्त बल जुटाने में घंटों लग सकते थे। गियोम बेनेट के पास अनंत सहनशक्ति नहीं थी और कॉर्टेजान कोई डिमिनेस ऑफ प्लेजर नहीं थी जो लंबा सामना सह सके। तब तक वह जरूर जा चुका होता। सवाल ये था, गियोम बेनेट क्या फैसला करेगा? क्या वह खतरा टालने के लिए विकल्प को घर पर छोड़ेगा और खुद बाहर जाएगा, या वह विकल्प को अपने विशिष्ट व्यवहार के साथ बाहर भेजेगा ताकि खतरा खुद से दूर रख सके? लूमियन दोनों संभावनाओं को नकार नहीं पा रहा था। सोच विचार के बाद उसकी नज़र हरे सफ़ेद तोते पर गई। उसने उससे कहा, रेड बूट्स फ्रैंक को ढूंढो और उससे 50 रू विंसेंट वाले गियोम बेनेट और यहाँ मौजूद वाले की सच्चाई का डिविनेशन करवाओ। तोते ने लूमियन को ऐसे देखा जैसे उसकी अक्ल पर सवाल उठा रहा हो। मैं बस एक तोता हूँ। मैंने जो कहा वह बहुत जटिल है। वह समझ या याद नहीं रख सकता। लूमियन ने तुरंत फैसला बदला। मुझे रेड बूट्स फ्रैंक के पास ले चलो। असल में पहले क्रिस्टो के पास ले चलो। समय अभी उनके पक्ष में था। 50 रू विंसेंट वाला व्यक्ति भाग नहीं सकता था। मिशन में शामिल लोग थोड़ी देर में इकट्ठा होकर जरूरी जानकारी साझा कर सकते थे। वे छाया में रुके रहते जबकि उनके दुश्मन खुले में घूमते। जब तक वे लक्ष्य को चौंकाते नहीं तब तक वे इंतजार कर सकते थे। बेशक उन्हें गियोम बेनेट और कॉर्टेजान के काम खत्म होने से पहले कार्रवाई करनी थी। आखिरकार पाड्रे जैसे व्यक्ति और उसकी अजीब अनजान क्षमताओं के साथ किसी का पीछा करना अपने आप में जोखिम भरा था। रू द मुराइल के पास एक संकरी गली में दोपहर की धूप ने आंशिक रूप से हटाई गई बैरिकेड पर चमक बिखेरी और हवा भी मानो कुछ पल के लिए थम गई हो। अब असैसिन की पोशाक में फ्रैंक और महिला भाड़े के सिपाही के भेष में जैना, सैन्य हरे कपड़ों में एंथनी रीड और टोपी, काली वेस्ट और सफ़ेद शर्ट पहने लूमियन से मिली। लूमियन ने संक्षेप में स्थिति बताई, समय की कमी के कारण सब्स्टिट्यूशन स्पेल का विवरण छोड़ा, उसे बस असली जैसे दिखने वाले विकल्प बनाने वाली जादूगरी बताया। जल्द ही दर्पण से जल जैसी रोशनी फूटी और एक बूढ़ी आवाज़ गूंजी, वे दोनों असली हैं। दोनों असली। फ्रैंक ने हैरानी से लूमियन की ओर देखा। जो जादू विकल्प बनाता है वह बेहद शक्तिशाली है, रूप और भाग्य तक मूल जैसा। साधारण डिविनेशन ऐसे धोखे के सामने बेकार है। दोनों असली। लूमियन को इस उत्तर की उम्मीद थी और उसने पहले ही वैकल्पिक योजना बना ली थी। उसकी चुप्पी महसूस कर फ्रैंक ने गहरी सांस ली और हिचकिचाते हुए बोली, क्या तुम्हें चाहिए कि मैं किसी और स्रोत से पूछूं? वह उस अस्तित्व से पुष्टि चाहती थी जो अचूक डिविनेशन के लिए जाना जाता है। लेकिन ऐसा करने से ऐसा सवाल खुल सकता था जो जैना, लूमियन और एंथनी रीड के सामने उसे सामाजिक रूप से मृत कर दे। उसने कल्पना की कि सामने वाला पूछे, क्या तुम अक्सर जैना के साथ करने के बारे में सोचती हो? फिर वह जैना के साथ आगे कैसे पेश आएगी? लूमियन ने सिर हिलाया और कहा, जरूरत नहीं, मेरे पास एक योजना है। जैना की ओर मुड़ते हुए उसने निर्देश दिया, दिल के रूम 602 के सामने तिरछी दिशा में छाया में छिप जाओ। वहां मौजूद गियोम बेनेट की गतिविधियों पर नजर रखो। अगर वह अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी करे और हम अभी तक न पहुंचे हों तो जल्दबाजी में पीछा मत करना, बल्कि दूर से उसके रास्ते पर नजर रखो और उसके चुने हुए मार्ग का अंदाजा लगाओ। समझ गई? जैना ने सिर हिलाया, अपने काम को मन में दोहराते हुए। लूमियन ने फ्रैंक और एंथनी रीड की ओर देखा। हम दोनों 50 रू विंसेंट चलते हैं। मैं सीधे गियोम बेनेट से सामना करूंगा। फ्रैंक, अदृश्य रहकर मेरे करीब रहना। जब तक उसकी असलियत तय न हो जाए तब तक हमला नहीं करना। एंथनी, बाहर परिधि सुरक्षित रखना। अगर रू विंसेंट वाला गियोम नकली निकला और हमें दिल की ओर भागना पड़ा तो वहां की मैडम पर नजर रखना, उसकी गतिविधियां ट्रैक करना। अगर गियोम बेनेट बच निकलता है तो वह एक अहम कड़ी बन सकती है। अगर 50 रू विंसेंट वाला असली हुआ और लड़ाई छिड़ी तो चुपचाप पास आकर सहायता देना। फ्रैंक को इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं थी,
लूमियन की टेलीपोर्ट क्षमता जानते हुए वह समझती थी कि जैसे ही वह रू विंसेंट वाले को नकली साबित करे, वह मुख्य लड़ाकों को तेजी से दूसरी जगह पहुंचा सकता है ताकि दोनों गियोम जानकारी साझा न कर सकें। जोखिम का आकलन करते हुए एंथनी ने भी योजना को मंजूरी दी। 50 रू विंसेंट बेज रंग की 3 मंजिला इमारत के पास। फ्रैंक की बेहतरीन अदृश्यता देखकर लूमियन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और चेहरे पर फेर लिया। पल भर में वह 30 की उम्र के एक आदमी में बदल गया, काली वर्दी पहने, कंधे पर इंस्पेक्टर का निशान। नियस फेस। अपनी स्थिति से संतुष्ट होकर लूमियन इमारत के पास गया और डोरबेल दबाए। दरवाज़ा खुला और एक बटलर जैसे कपड़े पहने आदमी ने बाहर झांका। उसकी नज़र लूमियन पर पड़ी और उसने थोड़ी उलझन के साथ पूछा, ऑफिसर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं इस सड़क से जुड़ी एक लापता भिखारी की जांच के सिलसिले में आया हूँ। मैं आपके मालिक से बात करना चाहूँगा। लूमियन ने सहजता से झूठ गढ़ा। बटलर के चेहरे पर हल्का बदलाव आया। कृपया प्रतीक्षा करें ऑफिसर, मैं अपने मालिक से पूछता हूँ। थोड़ी देर बाद बटलर वापस आया और बोला, ऑफिसर, हमारे मालिक आपको ज़मीन तल के छोटे पार्लर में बुला रहे हैं। लूमियन ने हल्का सिर हिलाया और बटलर के पीछे पीछे 50 रू विंसेंट के घर में दाखिल हुआ। लिविंग एरिया खुला खुला था। एक कोने में नीले धूसर रंग की बिल्ली दुबकी हुई थी और पिंजरों में बंद पक्षियों की लगातार चहचहाहट गूंज रही थी। गलियारे में एक काला कुत्ता, शिकारी कुत्ते जैसा, बैठा था। उसकी नज़र अडिग रूप से इस अजनबी पर टिकी थी। एक सुंदर सोफे के पास से गुजरते हुए बटलर लूमियन को पीछे के एक पार्लर में ले गया। वहां काले बालों, नीली आंखों और हल्की मुड़ी नाक वाला एक आदमी आराम कुर्सी पर बैठा था। उसने गहरे रंग की शर्ट और काली पतलून पहनी थी और एक बड़े भूरे कुत्ते के सिर को सहलाते हुए शाहजहानकार झलका रहा था। ऑफिसर, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? उस आदमी ने जानबूझकर आराम से उठते हुए पूछा। वह है गियोम बेनेट, पाद्रे गियोम बेनेट। लूमियन की पुतलियां सिमट गईं, दूरी सिर्फ 5 मीटर रह गई। फिर उसने होंठ खोले और बोला, हाँ, असली और नकली में फर्क करने का एक ही रास्ता था, कार्रवाई। हाँ, ये तुरंत गियोम बेनेट पर लगा, जो गहरी शर्ट और काली पैंट पहने हुए था, जिससे वह भ्रम और सदमे में ढह गया। स्पेल ऑफ हैरम्फ, वह नकली है। लूमियन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने स्थिति का आकलन किया। उसे इस नतीजे पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। ये साफ था कि यह असली गियोम बेनेट नहीं था, एक सीक्वेंस 5 फेट अप्रोप्रिएटर। हमले पर उस आदमी की प्रतिक्रिया और बियॉन्डर शक्तियों व रहस्यवाद से उसकी अपरिचितता लूमियन को यह मानने पर मजबूर कर रही थी कि यह बदला हुआ व्यक्ति एक साधारण इंसान था जिसे एक अपरिचित दुनिया में धकेल दिया गया था। हक्का बक्का बटलर को नज़रअंदाज करते हुए लूमियन तुरंत मुड़ा और छोटे से लिविंग रूम से बाहर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उसने फुसफुसाया, टू डिल। फ्रैंक, काले हुड और लेदर आर्मर वाली काली रोब पहने, लूमियन के सामने प्रकट हुई। लूमियन ने उसका कंधा पकड़ा और उसके दाहिने कंधे पर बना काला निशान गहरी रोशनी से चमक उठा। रंगों के घूमते हुए भंवर के बीच दोनों दिल की 6ठी मंजिल की बालकनी पर आ खड़े हुए। पहले ही जेना को एल्बस को सूचित करने भेज देने के कारण लूमियन ने निर्देशांक याद कर लिए थे। अपने साथी को आते देख जेना, जो एक महिला भाड़े के सैनिक की तरह कपड़े पहने थी, छाया से बाहर आई। उसने रूम 602 की ओर इशारा किया और आवाज़ धीमी की, अभी खत्म नहीं हुआ है कमबख्त, वह इसे खींच रहा है। दूसरा राउंड शायद। लूमियन हंसा। एल्बस के अनुसार रूम 602 में रहने वाले ने दोपहर की चाय से पहले ही एक बार कर लिया था। अब फिर से शुरू हो गया था। यहाँ की साउंड प्रूफिंग काफ़ी अच्छी है, फ्रैंक ने कहा, रूम 602 के भीतर से किसी गतिविधि के संकेत सुनने के लिए सिर टेढ़ा करते हुए। जेना ने देखा कि लूमियन ने अपना चेहरा पोंछा और खुद को एक आम दिल वेश्यालय कर्मचारी के रूप में छिपा लिया। उसने जीभ चटकाए और बोली, वह औरत कभी कभी चीखती है। कमबख्त, क्या वह विकृत पाद्रे किसी हिंसक चीज में है? जेना, जो बारों और डांस हॉलों में गाने वाली एक अंडरग्राउंड सिंगर थी, ने एक खुली और भावुक छवि बना रखी थी। फ्रैंक के साथ उसकी नज़दीकी, जो नर्तकियों को मैनेज करती थी, ने उसे साधारण दुनिया से परे का अनुभव दिया था। उसका अनुभव शून्य था, लेकिन उसकी समझ गहरी थी। लूमियन ने नियस फेस से रूप बदले हुए फ्रैंक की ओर देखा, चुपचाप उससे अनुरोध करते हुए कि रूम 602 के बाहर कॉरिडोर में फ्लोरोसेंट पाउडर छिड़क दे। लूमियन जानता था कि अदृश्यता निशान या गंध नहीं मिटाती। अगर गियोम बेनेट लड़ाई के दौरान कॉरिडोर में भागता तो फ्लोरोसेंट पाउडर एक चमकदार रास्ता बना देता जो लूमियन का पीछा आसान कर देता। हालांकि लूमियन ने फिर सोचा और तय किया कि फ्लोरोसेंट पाउडर बहुत ज्यादा ध्यान खींचेगा। गियोम बेनेट आसानी से इस असामान्यता को पहचान सकता था और लूमियन के अचानक हमले से पहले अपनी अजीब क्षमताओं से भाग सकता था। कुछ पल सोचने के बाद लूमियन फ्रैंक के पास झुका और फुसफुसाया, इनविजिबिलिटी लगाओ और खुद को कॉरिडोर में छिपाओ। अदृश्य स्पाइडर सिल्क से जमीन से छत तक दरवाजे को ढकने वाला जाल बना दो। ये तरीका इनविजिबिलिटी की प्रभावशीलता को बेअसर कर देगा और अगर गियोम बेनेट स्लो फ्लाइट इस्तेमाल करे तो वह उसमें फंस जाएगा। कोई समस्या नहीं,
फ्रैंक ने अपना काला हुड ठीक किया और कॉरिडोर में प्रवेश किया। पलक झपकते ही उसका शरीर ऐसे घुल गया जैसे धूप में पिघलता हुआ स्नोमैन। 7 से 8 सेकंड बाद लूमियन के पैरों को हल्की हवा ने छुआ। वह पल भर को चौंका, फिर समझ गया। फ्रैंक और अदृश्य स्पाइडर सिल्क से तैयार होने का संकेत दे रही है। चूंकि यह लड़की डीमनेस ऑफ प्लेजर तक पहुंच चुकी है, उसकी हर हरकत में छेड़छाड़ का एहसास है। हाँ, वह अभी अभी आगे बढ़ी है और शायद पोषण की ताकत पर पूरा नियंत्रण नहीं है। वह अनजाने में प्रभावित हो सकती है। मन ही मन बुदबुदाते हुए लूमियन ने जेना की ओर ध्यान दिया और कहा, यहाँ छाया में छिपी रहो। अगर गियोम बेनेट इस तरफ भागे तो गोली चलाना या हत्या की कोशिश करना। अगर नाकाम रहे तो तुरंत पीछे हट जाना। अगर वह किसी और दिशा में जाए तो पीछा मत करना। समझ गई। जेना, जो ऐसे हालात में अनुभवी थी, ने ज्यादा दखल नहीं दिया। वह जानती थी कि उसकी क्षमताएं केवल खास परिस्थितियों में ही सही तरह से काम आती हैं। टीम को व्यवस्थित करने के बाद लूमियन मुड़ा और रूम 602 के लकड़ी के दरवाजे की ओर देखा। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे छोड़ी ताकि खुद को शांत कर सके। इसके बाद उसने बालकनी से एक आर्मचेयर उठाए और उसे कॉरिडोर में रख दिया। अदृश्य स्पाइडर सिल्क उससे बचती रही जब वह रूम 602 से कुछ दूरी पर जाकर कुर्सी रखता है। अगले ही पल उसने कुर्सी की पीठ पर हल्के से थपथपाया। उसकी हथेली से लाल आग निकली जो सांपों की तरह कुर्सी पर लिपट गई। जैसे ही कुर्सी जलने लगी, लूमियन बिना किसी छिपाव के रूम 602 की ओर दौड़ा और दरवाजे पर दस्तक दी। क्या है? रूम 602 के भीतर से दबे हुए गुस्से से भरी आवाज आई, जो एक निर्णायक मोड़ का संकेत थी। आग लग गई है, लूमियन ने नकली घबराहट में चिल्लाया। इसी समय हंटर लूमियन ने एक खास हरकत महसूस की। कोई बिस्तर से उठ रहा था। 2 से 3 सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने एक नंगा आदमी था जिसने लोहे के रंग का आधा मास्क और सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसका निचला हिस्सा खुला हुआ था। एक ब्रूनेट महिला मछली जाल जैसी नाइटगाउन पहने अब भी उससे लिपटी हुई थी। हे भगवान, क्या तुम उसे छोड़ भी नहीं सकते? फ्रैंक की मजाकिया टिप्पणी लूमियन के दिमाग में उसकी अदृश्य स्थिति से गूंजी। लेकिन लूमियन का ध्यान पूरी तरह केंद्रित था। जैसे ही संदिग्ध गियोम बेनेट दिखाई दिया और उसकी नज़र धुएं और जलती कुर्सी की ओर गई, लूमियन ने तुरंत कार्रवाई की। हाँ, एक और पीली सी किरण निकली जो लोहे के आधे मास्क वाले आदमी और मछली जाल नाइटगाउन वाली महिला दोनों को भेदते हुए उन्हें ढंक गई। माना जा रहा गियोम बेनेट की आंखों में सदमे और घबराहट की झलक आई, जिससे उसकी बियॉन्डर शक्तियों की समझ उजागर हुई। फिर उसकी आंखें सुस्त पड़ गईं और वह महिला से पल भर बाद जमीन पर गिर पड़ा। जब भारी चीज के गिरने की आवाज गूंजी, लूमियन किसी अजीब ट्रांस में चला गया। असंभव, गियोम बेनेट जैसा फेट अप्रोप्रिएटर कंट्रैक्टी के स्पेल ऑफ हैरम से बेहोश नहीं हो सकता। क्या ये भी एक नकली है? 50 रू विंसेंट वाला भी नकली था। तो असली गियोम बेनेट कहाँ है? क्षणिक स्तब्धता झटकते हुए लूमियन घुटनों के बल बैठा और बेहोश आदमी से लोहे का आधा मास्क उतार दिया। नीचे का चेहरा डरावना रूप से जाना पहचाना था, गियोम बेनेट की टेढ़ी नाक वाला चेहरा। चिंता से चेहरा सख्त करते हुए लूमियन ने आधी नंगी महिला को लक्ष्य से हटाया और सफेद शर्ट फाड़ दी। अगले ही पल उसकी आंखें उस बेहोश आदमी के ऊपरी शरीर पर बने 3 काले निशानों पर पड़ी, एक बाईं छाती पर, एक दाईं छाती पर और एक पेट पर। ये गियोम बेनेट नहीं है। गियोम बेनेट के पास 3 से कहीं ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते, शायद दर्जन भर या उससे भी ज्यादा। सब नकली, सब बदले हुए। लूमियन ने मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखों में अदृश्य आग जल उठी। वह खड़ा हुआ, गियोम बेनेट जैसे दिखने वाले उस आदमी को घसीटते हुए रूम 602 के भीतर ले गया। फिर उसने एक कंबल ढूंढा, बेहोश महिला को उसमें लपेटा और उसे कॉरिडोर में छोड़ दिया। इसी दौरान फ्रैंक ने एक बार फिर शिकार के नकली होने को समझ लिया। उसने अपनी इनविजिबिलिटी हटाई, ठंड को बुलाया और जलती हुई आर्मचेयर की आग बुझा दी। जब वह महिला को कॉरिडोर से एक खाली कमरे में ले जा रही थी, लूमियन ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और इनएविटेबिलिटी द्वारा दिए गए गले को कस लिया। एक निर्णायक झटके के साथ उसने उस आदमी की गर्दन तोड़ दी, उसे पूरी तरह निर्जीव बना दिया। इसके बाद उसने लकड़ी का दरवाजा बंद किया, अनुष्ठानिक चांदी का खंजर निकाला और उसे पवित्र किया। आध्यात्मिक शक्ति की एक दीवार रूम 602 को ढंक गई। इसके बाद लूमियन ने समनिंग डांस शुरू किया। इस विधि से एक प्रारंभिक उद्देश्यपूर्ण स्पिरिट चैनलिंग करने का निर्णय लेते हुए उसने जानबूझकर फ्रैंक की मदद नहीं ली थी। उसे यह निश्चित नहीं था कि मृत व्यक्ति ने किन अजीब प्राणियों से अनुबंध किया था। संभव था कि वे समान प्रकार की भ्रष्टता उत्पन्न करते। केवल लूमियन, जो लंबे समय से इनएविटेबिलिटी द्वारा बस्टोर्ड था, ही स्पिरिट चैनलिंग की प्रक्रिया से अप्रभावित रह सकता था। ब्लिस सोसाइटी से प्राप्त सेडेटिव्स और ट्रूथ सीरम के अंतिम अवशेष असली पाड्रे पर प्रयोग के लिए सुरक्षित रखे गए थे। 50 रू विंसेंट के तिरछे सामने इमारत की दूसरी मंजिल पर कवर में छिपा एंथनी रीड लक्ष्य पर लगातार नजर रखे हुए था।
उसने देखा कि एक सुंदर महिला हल्के हरे रंग की पोशाक में जल्दी से बाहर निकली। उसके साथ उसका वैले, मेड और बटलर भी थे। वे सब एक कैरेज में सवार हुए जिसे पीछे से सामने के प्रवेश द्वार तक लाया गया था और फिर रू विंसेंट के दूर वाले सिरे की ओर चल पड़े। बिना जल्दबाजी के पीछा किए एंथनी ने कैरेज और घोड़ों से जुड़े विवरण ध्यानपूर्वक याद कर लिए। उत्साही और विकृत नृत्य के बीच मृत आत्मा अपने भौतिक शरीर से अलग हुई और हवा में मंडराने लगी। उसने लूमियन की ओर शत्रुता और भ्रम से भरी नजर डाली। अपना ही खून निकालते हुए लूमियन ने आदेश दिया और आत्मा को स्वयं से बांध लिया। हालांकि उसके भीतर इच्छा और भूख भड़क उठी, लूमियन अडिग रहा और उसने एक अतिरिक्त उपस्थिति महसूस की। अबिस डेमन फ्लावर को बुलाना, अनविजिबिलिटी, ट्रांसफिग्यूरेशन, कमबख्त। लूमियन के मुंह से अनायास गाली निकल गई। अब वह स्थिति को समझने लगा था। 50 रू विंसेंट वाला व्यक्ति संभवतः सब्स्टिट्यूशन स्पेल का परिणाम था। दिल वेश्यालय वाला, दूसरी ओर, गियोम बेनेट द्वारा ट्रांसफिग्यूरेशन के माध्यम से बनाया गया एक सब्स्टिट्यूट था, उसके नकारात्मक प्रभावों का उपयोग करते हुए। वह किसी को भी अपने नकारात्मक प्रभावों का इस्तेमाल करके खुद तक पहुंचने देने से सतर्क था। ट्रांसफिग्यूरेशन एक कंट्रैक्ट एबिलिटी थी जो किसी व्यक्ति का रूप, शरीर और स्वभाव बदल सकती थी। इसमें डिविनेशन के खिलाफ भी कुछ हद तक प्रतिरोध था। इसकी कीमत थी अपना असली चेहरा खो देना, और इसका दुष्प्रभाव दूसरों के शोषण की इच्छा के रूप में प्रकट होता था। लूमियन ने खुद को स्थिर किया और असली गियोम बेनेट को याद किया, उसका चेहरा, उसके कर्म। ये सामंजस्य उस आत्मा की सबसे गहरी यादों से जुड़ गया जिससे लूमियन सुराग खोज सका। कुछ समय बाद 7-8 यादें हल्के से कांपीं। लूमियन ने एक को चुना और उसे गहराई से देखने की कोशिश की। नकली गियोम बेनेट की यादें उमड़ पड़ीं और लूमियन खुद को फिर से 50 रू विंसेंट के आरामदेह पार्लर में पाता है। राजसी ठाठ के साथ खड़ा नकली गियोम बेनेट आर्मचेयर के सामने खड़ा होकर उस व्यक्ति से कहता है, ये पैसा लो और रूप दलो मुराई जाओ। वहां सबसे प्रसिद्ध कॉर्टेज़ान को ढूंढो, लेकिन तुम्हें मेरा रूप धारण करना होगा, मास्क के पीछे छिपा हुआ। विनम्रता से झुकते हुए स्मृति का स्वामी बोला, समझ गया आर्चबिशप। यही वह स्मृति समाप्त हुई। लूमियन को पूरा यकीन हो गया कि उसके सामने पड़ा इनेविटेबिलिटी बस्टोर्ड व्यक्ति स्वयं गियोम बेनेट द्वारा बनाया गया एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया प्रॉक्सी था। लगता था कि उसने इनेविटेबिलिटी के कई अनुयायी बना लिए थे। उनमें से उसने सदर्न इंटीज के एक व्यक्ति को चुना जिसने जल्दी ही 3 बूंद प्राप्त कर लिए थे। उसे वही क्षमताएं दी गई थीं, अबिस डेमन फ्लावर को बुलाना और अनविजिबिलिटी, जिससे वह नकारात्मक प्रभावों के कारण असली गियोम बेनेट की बिल्कुल सही नकल बन गया। बेशक ट्रांसफिग्यूरेशन इस सब में अनिवार्य था। इस दृष्टि से साफ था कि गियोम बेनेट ने इस विशेष अनुबंध के दुष्प्रभावों को नज़रअंदाज नहीं किया था। शायद उसने शुरुआत से ही ऐसा सोचा था, या किसी भयावह भविष्यवाणी के बाद अपनी हाल की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए समझा था। किसी भी स्थिति में ट्रांसफिग्यूरेशन में दक्ष यह नकली गियोम बेनेट एक जानबूझकर रचा गया जाल था। लूमियन को शक था कि अन्य इनेविटेबिलिटी अनुयायी दिल वेश्यालय पर नजर रखे हुए थे। वे नकली गियोम बेनेट का पीछा कर रहे थे ताकि अगर उस पर कोई खतरा आए तो असली पाद्रे को तुरंत सूचना दे सकें। ऐसी स्थिति में गियोम बेनेट को स्पष्ट बढ़त मिलती, चाहे वह भाग निकलता, सब्स्टिट्यूट को खतरे में छोड़ देता, या उस डॉपलगैंगर को चारे की तरह इस्तेमाल करके दुश्मनों को फंसाता। नकली गियोम बेनेट की यादों से मिली जानकारी जोड़कर लूमियन ने निष्कर्ष निकाला कि असली गियोम बेनेट मुख्य रूप से 50 रू विंसेंट में ही रहता था, जबकि सब्स्टिट्यूट को खुलकर काम करने देता था ताकि उसका असली ठिकाना छिपा रहे। ये समझ आते ही लूमियन के भीतर झुंझलाहट उभरी। अगर अल्बस ने दिल वेश्यालय में नकली गियोम बेनेट को न खोजा होता तो लूमियन बहकाया नहीं जाता। वह 50 रू विंसेंट वाले गियोम पर ही टिका रहता। इससे सब्स्टिट्यूट स्पेल के निष्क्रिय होते ही हुई बेतहाशा टेलीपोर्टेशन से बचा जा सकता था, और शायद वह इमारत की तलाशी लेकर असली गियोम बेनेट को ढूंढ लेता। हालांकि अगर गियोम बेनेट का एक साथ प्रकट होना न होता तो लूमियन शायद सब्स्टिट्यूशन स्पेल के बारे में सोचता ही नहीं। वह आसानी से धोखा खा जाता और असली पाद्रे से दूर भटक जाता। इस समझ के साथ लूमियन ने इनेविटेबिलिटी के अनुयायियों को ढूंढने का इरादा छोड़ दिया। उसे एहसास था कि असली गियोम बेनेट को अब चेतावनी मिल चुकी थी। उसने समनिंग डांस समाप्त की और आध्यात्मिक दीवार हटा दी। फ्रैंकर और जेना की ओर मुड़कर उसने कहा, अब 50 रू विंसेंट चलते हैं। इस समय लूमियन को उम्मीद थी कि वहां कुछ सुराग बाकी हो, या एंथनी रीड, जिसे निगरानी पर लगाया गया था, को कुछ महत्वपूर्ण पता चला हो। फ्रैंकर और जेना एक एक करके छायाओं से बाहर आईं, बिना समय गंवाए ये पूछे कि स्थिति क्या है। लूमियन ने उनके कंधे पकड़े और एक बार फिर स्पिरिट वर्ल्ड रिवर्सल सक्रिय कर दिया। पलक झपकते ही उनके शरीर 50 रू विंसेंट के साधारण पार्लर में ठोस रूप में प्रकट हो गए। बटलर, वैले और मेड गायब थे। केवल एक व्यक्ति, सब्स्टिट्यूशन स्पेल का परिणाम, बेहोश अवस्था में कालीन पर पड़ा हुआ था। लूमियन ने आसपास का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया और फिर उसके पास गया। उसने घुटनों के बल बैठकर उसे होश में लाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया।
जब नकली गियोम बेनेट की आंखें फड़फड़ाकर खुलीं तो उसकी नज़र एक अनजान चेहरे से टकराए। वह चौंक कर बैठ गया, उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। तुम कौन हो? तुम मेरे घर में क्यों घुसे हो? बाहर निकलो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उसे हाल का हमला याद आया, एक अभिशाप जैसा हमला। लूमियन ने अपना रिवॉल्वर निकाला और नकली गियोम बेनेट के माथे पर लगा दिया। वह चुप हो गया। इस घर का असली मालिक कहाँ है? लूमियन की आवाज़ गहरी और स्थिर गूंजी, मानो अचानक कुछ समझ आया हो। नकली गियोम बेनेट चिल्ला पड़ा, मैं ही असली मालिक हूँ, यहीं का मालिक मैं हूँ। लूमियन के होंठों पर मुस्कान आई। तो फिर मुझे अफसोस है, लगता है तुम्हारी पत्नी बटलर के साथ तुम्हारे कीमती सामान लेकर भाग गई है। वैले और मेड ने भी अवसर का पूरा फायदा उठाया है, असल में उन्होंने तुम्हें इस घर के अलावा हर चीज़ से मुक्त कर दिया है। कुछ देर में पुलिस तुम्हें एक आवारा की हत्या, कल्टिक रिचुअल्स करने और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लेगी। तथ्यों और अनुमान का मिश्रण। लूमियन के शब्द नकली गियोम बेनेट को डराने के लिए थे, ताकि उसकी किसी भी कल्पना को तोड़ा जा सके। 50 रू विंसेंट से मैडम, बटलर, वाले, मेड, कोचमैन और गार्डनर के चले जाने को देखते हुए लूमियन ने अनुमान लगाया कि वे इनेविटेबिलिटी के बिलीवर्स बन चुके थे, असली पाद्रे द्वारा संचालित। इस जटिल व्यवस्था ने कई कल्टक गतिविधियों और विचित्र अनुष्ठानों को ढंक रखा था, जो सब्स्टिट्यूशन स्पेल के माध्यम से तालमेल में थे। दिल में मौजूद नकली गियोम बेनेट, जो सीक्वेंस 7 कंट्रैक्टी तक पहुंच चुका था, ये दर्शाता था कि त्रिय में कई बून रिक्वेस्ट रिचुअल्स हुए थे। निर्दोष लोग निश्चित रूप से बलि बने होंगे और सबसे उपयुक्त शिकार निस्संदेह भिखारी थे। लूमियन की बात सुनकर नकली गियोम बेनेट इधर उधर देखने लगा, घबराहट में चिल्लाते हुए, पालीना, 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 ये सच में कॉन्डोमेंट ब्यूटी है। दुर्भाग्य से अब वह एक हेरेटिक है। लूमियन ने देखा कि नकली गियोम बेनेट खामोश हो गया, उसकी आंखों में निराशा भर गई। कोई आखिरी शब्द? लूमियन ने फिर पूछा। नकली गियोम बेनेट कांपते हुए बोला, मैं असली हूँ, मैं सच में यहाँ का मालिक हूँ। लेकिन वह औरत एक सक्यूबस है। उसने चुपके से किसी को बहकाया और उसे सेलर में छिपा दिया। वह किसी डेविल के साथ संबंध में है। डेविल के साथ संबंध? बेसमेंट में? क्या वह चुपचाप असली पाद्रे से मिल रही थी? हाँ, गियोम बेनेट की कामेच्छा से जुड़े नकारात्मक प्रभाव हमेशा रहेंगे। वे सिर्फ इसलिए गायब नहीं होंगे क्योंकि उसके पास 2 सब्स्टिट्यूट हैं। लूमियन ने नकली गियोम बेनेट को देखा, जो अब भी खुद को 50 रू विंसेंट का असली मालिक साबित करने पर अड़ा था। उसने अपना बायां हाथ उठाया, ताकत को नियंत्रित करते हुए, और सटीक वार उसके कान के पीछे किया। नकली गियोम बेनेट फिर से बेहोश हो गया। लूमियन की योजना थी कि घर की तेजी से जांच की जाए, क्योंकि इस इम्पोस्टर को खुला छोड़ना अनजानी आपदा को जन्म दे सकता था। वह खड़ा हुआ, कनपटी मलते हुए, और फ्रैंकर व जेना की ओर मुड़ा। एंथनी रीड से कोई खबर? नहीं। फ्रैंकर ने हल्के से सिर हिलाया। लगता है उसने तुम्हारे निर्देश के अनुसार मैडम पालीना का पीछा किया। लूमियन ने संक्षेप में स्वीकार किया। तो चलो इस जगह की तलाशी लेते हैं और उसके संदेश का इंतजार करते हैं। फ्रैंकर ने अपना काला हुड ठीक किया और जोर देकर कहा, 3 लोगों की एक ही टीम। अलग नहीं होंगे। ये हेरेटिक्स का इलाका था। भले ही वे भाग चुके हों, कुछ अवशेष अभी भी मौजूद हो सकते थे। अगर वे बढ़ जाते और कुछ गलत हो जाता तो समय पर बचाव असंभव होता। जब अधिकारी ऐसे ऑपरेशन करते हैं तो वे या तो कम से कम 3-3 के समूह में रहते हैं या एक दूसरे की नज़र में। लूमियन ने पार्लर के पास मौजूद सीढ़ियों की ओर इशारा किया। बेसमेंट चलते हैं। तीनों नीचे उतरे। उतरते समय फ्रैंकर जेना की ओर झुकी और धीमे से बोली। सील की उस नकली से बातचीत पूरी तरह टेक्स्ट बुक इंस्टिगेशन थी। लौटने पर हर वाक्य के पीछे के इरादे का विश्लेषण करना। ठीक है। जेना ने सलाह को ऐसे आत्मसात किया जैसे कोई प्यासा पानी पी रहा हो। कुछ ही देर में वे बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचे। लूमियन अपने साथियों की ओर मुड़ा। अंदर जाने से पहले तैयारी। इनेविटेबिलिटी की बची खुची शक्तियों या असामान्य प्राणियों से निपटने के लिए सावधानी जरूरी थी। तुरंत ही बदला हुआ चेहरा और आंशिक रूप से बड़े बालों के साथ लूमियन ने दरवाज़ा खोला, जिससे बेसमेंट का धुंधला अंधेरा दिखाई दिया। अंदर सामान का एक साधारण ढेर था। कोई स्पष्ट असामान्यता नहीं दिखी। जैसे ही फ्रैंकर मैजिक मिरर डिविनेशन के लिए तैयार हुई, लूमियन ने अपने हंटर इंस्टिंक्ट से सूक्ष्म निशान महसूस किए। धातु की खनक के साथ उसने एक छिपा हुआ दरवाज़ा उजागर किया। उसके पीछे और नीचे जाती सीढ़ियां थीं। तीनों सावधानी से नीचे उतरे और कुछ ही पलों में एक बड़े लेकिन साधारण कक्ष में पहुंचे, जो गैस लैंप की रोशनी से जगमगा रहा था। ये स्पष्ट नहीं था कि गियोम बेनेट ने इसे खुद बनाया था या अंडरग्राउंड थ्रियो के किसी हिस्से को बंद करके अपना निजी टेरिटरी बना लिया था। पत्थर की जमीन के बीचों बीच एक ऑल्टर खड़ा था, जिसके चारों ओर सफ़ेद मानव हड्डियां, भेड़ की खाल, गाय की खाल और विशाल कुत्ते की खाल बिखरी थीं। ये देखते ही लूमियन को आर्म्स मॉन्क की 5 विशेष अनुष्ठानिक जादुओं में से एक याद आई। एनिमल क्रिएशन स्पेल।
इसी समय ऊपर की मंजिल पर मौजूद बिल्लियों, पक्षियों और कुत्तों की यादें और नकली गियोम बेनेट के पास बैठा भूरा फर वाला कुत्ता उसके दिमाग में उमड़ पड़े। कुत्ता कुत्ता एनिमल क्रिएशन स्पेल। एक तीव्र समझ के साथ लूमियन ने असली गियोम बेनेट की छिपने की विधि समझ ली। उसने एनिमल क्रिएशन स्पेल का उपयोग करके खुद को एक विशाल भूरे फर वाले कुत्ते में बदल लिया था। इस रूप में वह बेधड़क अपने नकली और आसपास के लोगों के सामने घूमता था। पूर्व निर्धारित मंत्र का उच्चारण करके असली गियोम बेनेट तेजी से अपनी कुत्ते की खाल उतार सकता था और फिर से अपने मानवीय रूप में लौट सकता था। पार्लर के भीतर नकली गियोम बेनेट अब भी बेहोशी की अवस्था में था, वास्तविकता और भ्रम के बीच के भयावह अंतर से पूरी तरह अनजान। सावधानी से उसने अतिथि कक्ष का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसके सामने उसकी सुंदर पत्नी पालीना शानदार बिस्तर पर निर्वस्त्र पड़ी थी, जबकि उसके बगल में एक विशाल भूरे फर वाला कुत्ता खड़ा था। बिस्तर के पास एक प्लेट में मीडियम कुक्ड स्टेक रखा हुआ था। दांत भींचते हुए लूमियन ने एनिमल क्रिएशन स्पेल की गुत्थी और अपनी अटकलें फ्रैंका और जेना को बताईं। उसके शब्द गूंजे, मुझे उम्मीद है कि हमें वह कमबख्त कुत्ता मिल जाए। नहीं, उसे अब तक अपनी कुत्ते की खाल उतार देनी चाहिए थी। एनिमल क्रिएशन स्पेल, इंसानों का कुत्तों में बदलना। जेना सिहर उठी। रहस्यवाद की दुनिया कितनी अजीब और डरावनी है। तीनों ने मिलकर तेजी से खोज शुरू की। थोड़ी ही देर में जेना ने पत्थर की स्लैब की एक दरार से कुछ उठाया और आश्चर्य से चिल्लाई, मुझे कुछ मिला है। फ्रैंका दौड़कर आए और देखा कि वह भूरे कुत्ते का फर था। दोनों लूमियन के पास पहुंची और अपनी खोज दिखाईं, जबकि वह अब भी जांच में डूबा हुआ था। लूमियन की खुशी साफ झलक रही थी। उसने अनुमान लगाया कि गियोम बेनेट किसी भूमिगत गुप्त रास्ते से भाग निकला है, पालीना और बाकी सबसे खुद को अलग करते हुए। फिर उन्हें भूरे कुत्ते के फर की कुछ और लंटें मिलीं। उन लटों का पीछा करते हुए उन्हें एक और छिपा हुआ दरवाज़ा मिला। पत्थर की दीवार में बने उस छिपे दरवाजे को खोलने के बाद फ्रैंका ने एक साधारण मैजिक मिरर डिविनेशन किया और उसे संकेत मिला कि कोई असामान्यता नहीं है। फिर वह लूमियन और जेना के साथ अंदर चली गई। उसी पल बीच में चल रही जेना की नज़र से लूमियन ओझल हो गया। फ्रैंका अब भी उसके पीछे चल रही थी। जेना के कुछ कहने से पहले ही फ्रैंका ने कमरे का जायजा लिया और भौहें सिकोड़ लीं। हम फिर से सैक्रिफिशियल हॉल में लौट आए हैं। गुप्त दरवाजे से बाहर निकलते ही लूमियन एक ऐसे विस्तार में पहुंचा जो किसी खदान की गुफा जैसा प्रतीत होता था। गैस लैंप की अनुपस्थिति में लूमियन ने अंधेरा चीरने के लिए लाल आग जलाए। लगभग उसी समय उसे एहसास हुआ कि जेना और फ्रैंका उसके पीछे नहीं आई हैं। हम ऐसे ही अलग हो गए। लूमियन के मन में भ्रम उठा। तभी परित्यक्त खदान की गहराइयों से एक भारी आवाज गूंजी, लूमियन ली, लूमियन ली। लूमियन जड़ हो गया। उसकी नज़र दूर शून्य में टिक गई जब उसने उस भयावह पुकार पर प्रतिक्रिया दी। परित्यक्त खदान के एक अंधेरे कोने में एक आकृति उभरी। वह पूरी तरह भूरे कुत्ते की खाल का कोट पहने हुए था। उसका धड़ और पेट फट गया, जिसके भीतर से एक इंसानी आकृति प्रकट हुई जिसने सफ़ेद रोब पहन रखी थी, जिस पर चांदी और काले धागों की जटिल कढ़ाई थी। बिना किसी आवाज़ के कुत्ते की खाल जमीन पर गिर पड़ी और एक दुबला पतला आदमी सामने आया, जिसकी ऊंचाई मुश्किल से 1.7 मीटर थी। उसके पतले काले बाल, तीखी नीली आंखें और थोड़ी ऊपर उठी नाक उसे एक अधिकारपूर्ण आभा दे रही थीं। यह कोई और नहीं, कॉडू विलेज का पाद्रे गियोम बेनेट था। उसी क्षण गियोम बेनेट के होठों पर मुस्कान आई। उसके हाथ में एक सफ़ेद मानव हड्डी थी और उसकी आंखें कट्टर जोश से जल रही थीं, मानो वह इनेविटेबिलिटी की शक्तियों से एक नया बूंद पाने ही वाला हो, एक ऐसा बूंद जो उसके भाग्य को बदल सकता था। गियोम बेनेट की पहली प्रवृत्ति 50 रू विंसेंट से भागने की थी। जैसे ही उसने देखा कि उसका डिकॉय उस अजीब स्पेल से अचेत हो गया है और उसका शत्रु स्पिरिट वर्ल्ड रिवर्सल के जरिए गायब हो गया है। ऐसा करने पर डिकॉय आपदा को टालने की अपनी पूरी भूमिका निभा लेता। वह आने वाली तबाही से बचकर किसी नई जगह पर नई शुरुआत कर सकता था। लेकिन एक ही पल में फेट अप्रोप्रिएटर के रूप में उसकी क्षमताओं ने उसे हमलावर की नियति में असामान्यता और इनेविटेबिलिटी पाथवे से जुड़े एक शक्तिशाली अस्तित्व के अवशेषों का एहसास करा दिया। इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि जिम्मेदार व्यक्ति लूमियन ली ही था, वही व्यक्ति जिसके भीतर वह देवदूत बंद था जिसे वह कभी अथक रूप से बुलाता रहा था। गियोम बेनेट के दिमाग में विचार तेजी से दौड़े। इनेविटेबिलिटी की शक्ति का भक्त होने के नाते वह तुरंत उन्मादपूर्ण उत्साह से भर गया। वह लूमियन ली को पकड़ना या मारना चाहता था। वह सील को तोड़ना चाहता था ताकि इनेविटेबिलिटी का देवदूत सचमुच धरती पर उतर सके। वह गॉडहुड बूंद पाना चाहता था, नश्वर सीमाओं को तोड़कर इनेविटेबिलिटी का चुना हुआ प्रतिनिधि बनना चाहता था ताकि मूर्ख मानवता का मार्गदर्शन कर सके। दोनों पक्षों की स्थिति का तेजी से आकलन करने के बाद गियोम बेनेट ने पालीना और बाकी लोगों को भागने का आदेश दिया ताकि लूमियन ली के किसी भी संभावित सहयोगी को वहां से दूर खींचा जा सके। इसी दौरान उसने सब्स्टिट्यूट को पीछे छोड़ दिया, लूमियन ली के लिए सुरागों की एक लकीर बनाते हुए जो उसे बेसमेंट में छिपे दरवाजे तक ले आए।
अपनी तैयारी पूरी करने के बाद गियोम बेनेट सैक्रिफिशियल चेम्बर में गया और जानबूझकर भेड़ की खाल, गाय की खाल और कुत्ते की खाल को वहीं रहने दिया। इससे लुमियन ली, जो पहले से एनिमल क्रिएशन स्पेल से परिचित था, सच्चाई जल्दी समझ सकता था। इसी समय उसने कुत्ते के फर का एक गुच्छा झाड़ दिया, अनजाने में अपने भागने के रास्ते का खुलासा करते हुए। फिर उसने पहले से तय मंत्र का उच्चारण किया, एनिमल क्रिएशन स्पेल को समाप्त किया। अपनी छिपी शक्ति का उपयोग करते हुए गियोम बेनेट ने अंडरग्राउंड 3 की ओर जाने वाला दरवाज़ा खोला, एक कंट्रैक्ट एबिलिटी जिसे बॉटल ऑफ फिक्शन कहा जाता था। ये क्षमता गियोम बेनेट की निजी लालच का स्रोत थी। इसके माध्यम से वह कुछ चुने हुए अपेक्षाकृत छोटे स्थानों, जिनमें दरवाजे और खिड़कियों जैसे प्रतीकात्मक तत्व मौजूद हों, को बॉटल ऑफ फिक्शन के भीतर समेटे गए क्षेत्रों में बदल सकता था। वह प्रवेश के लिए सरल शर्तें निर्धारित कर सकता था, केवल वही लोग अंदर जा सकते थे जो उन शर्तों को पूरा करते हों, जबकि बाकी लोगों को तुरंत उनकी मूल स्थिति में लौटा दिया जाता था। गियोम बेनेट ने प्रवेश की शर्त रखी थी, जिसके पास इनेविटेबिलिटी की शक्ति हो। ये वही मानदंड था जो लुमियन ली पर भी लागू होता था। भले ही लुमियन ने इनेविटेबिलिटी का बूंद स्वीकार किया हो या नहीं, इनेविटेबिलिटी के देवदूत का वाहक होने के कारण और भाग्य की डोरों में उलझा होने के कारण उसके पास निस्संदेह इनेविटेबिलिटी की शक्ति थी। इस व्यवस्था ने सुनिश्चित किया कि लुमियन के साथी इनेविटेबिलिटी का बूंद न होने के कारण बॉटल ऑफ फिक्शन की बाधा को पार नहीं कर सकें। भीतर केवल लुमियन ली और वही स्वयं रह जाते, और यदि उन्होंने वास्तव में इनेविटेबिलिटी को स्वीकार कर लिया होता, तो वे दोनों महान अस्तित्व से प्रभावित रहते, महत्वपूर्ण क्षणों में समान साथी बनकर। गियोम बेनेट ने कॉडू से आने वाले लोगों को बॉटल ऑफ फिक्शन में प्रवेश की शर्त बनाने से परहेज किया, क्योंकि ऐसी उत्पत्ति की पुष्टि करना कठिन था। इसके लिए स्पिरिट वर्ल्ड से परामर्श लेना पड़ता, जबकि किसी विशिष्ट शक्ति के धारक की पहचान कहीं अधिक सीधी थी। इसके अतिरिक्त यदि पालीना और अन्य लोग पीछा करने वालों से बचकर इस स्थान पर लौट आते, तो वे बॉटल को खोलने में आवश्यक सहायता प्रदान कर सकते थे। अपनी योजना को सावधानीपूर्वक अंजाम देने के बाद गियोम बेनेट छिप गया और लुमियन ली के बॉटल ऑफ फिक्शन में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसा कि अपेक्षित था, जब उसने लुमियन ली को देखा, जो बदले हुए रूप में था, फिर भी इनेविटेबिलिटी के देवदूत के प्रभाव के कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे, गियोम बेनेट ने तुरंत कार्रवाई की और सोल असिमुलेशन मिस्टिक स्पेल का प्रयोग किया। ये समझते हुए कि लुमियन ली उसका वास्तविक नाम नहीं था, बल्कि लगभग 6 वर्षों से अपनाया गया नाम था जिसे उसके आसपास के सभी लोग पहचानते थे, गियोम बेनेट को पूरा विश्वास था कि यह पहचान एक रहस्यमय संबंध रखती है जिसे ट्रू नेम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉडू के पाड्रे के रूप में उसके ज्ञान के कारण उसे लुमियन ली की परिस्थितियों की कुछ समझ थी। सोल असिमुलेशन मिस्टिक स्पेल की प्रभावशीलता पर पूरा भरोसा रखते हुए उसने अनुमान लगाया कि यह लुमियन ली को गंभीर रूप से विचलित कर देगा। जब उसने लुमियन ली को बॉटल ऑफ फिक्शन की दहलीज पर जमे हुए देखा, सिर झुका हुआ, शरीर अस्थिर, गियोम बेनेट की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बिना कोई शब्द बोले या हिचकिचाए उसने अपने हाथ में पकड़ी सफ़ेद मानव हड्डी फेंक दी, ताकि एक ऐसा कर्स स्पेल प्रयोग किया जा सके जो लक्ष्य को अनिश्चित काल के लिए कोमा में डाल दे। इसके सफल होते ही और लुमियन ली के वश में आने पर उसका इरादा था कि पहले से तैयार की गई रिचुअल शीप्सकिन निकाली जाए, उसे लक्ष्य पर लपेटा जाए और मंत्र का उच्चारण किया जाए, उसे एक मूक, लगभग शक्तिहीन भेड़ में बदल देने के लिए। उस समय गियोम बेनेट उस भेड़ को कहीं और ले जा सकता था, सील को तोड़ने और कैद देवदूत को मुक्त करने का प्रयास करते हुए। सफलता मिलने पर वह सेंटहुड तक पहुंच जाता, गॉडहुड की शक्तियों से युक्त एक शक्तिशाली मानव बन जाता। स्मैक, हड्डी के गिरते ही गियोम बेनेट आगे झपटा और तेजी से हर्मीज भाषा का मंत्र बोलने लगा। ब्लाइंड डी मंत्र के बीच में ही कॉडू विलेज के पाड्रे, जिसने पूरे गांव को बलि चढ़ा दिया था, अचानक सीने में जकड़न महसूस करने लगा, एक दुर्लभ भविष्य सूचक अनुभूति जिसे फेट ने भेजा था। उसके लिए ऐसी पूर्व सूचनाएं बहुत कम आती थीं। इस बार सहित ये दूसरी बार था। पिछली बार इसी ने उसे त्रिय पहुंचने पर अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया था, जिससे उसने सब्स्टिट्यूशन स्पेल और ट्रांसफिग्यूरेशन का सहारा लिया और एक सब्स्टिट्यूट तैयार किया। इनेविटेबिलिटी पर पूर्ण आस्था रखते हुए गियोम बेनेट ने अपना मंत्र रोक दिया और एक और झपट गया। अगले ही सेकंड उसने लुमियन की आवाज़ सुनी। हम्फ, एक लगभग अदृश्य सफ़ेद किरण लुमियन की नासिकाओं से निकली और ठीक उस स्थान पर जा लगी जहां गियोम बेनेट खड़ा था। वह किरण हवा को चीरती हुई असमान धूसर काली जमीन से टकराकर विलीन हो गई। लुमियन ने नजर उठाए। उसकी आंखें असाधारण रूप से स्पष्ट थीं, मानो सोल असिमुलेशन मिस्टिक स्पेल से पूरी तरह प्रभावित। उसके बड़े हुए बालों के नीचे उसके कान मुलायम कागज की गोलियों से ठुनसे हुए थे। बेसमेंट में प्रवेश करते समय किसी विशेष प्रभाव की आशंका में उसने पहले से ही सावधानी बरती थी, अपने कान बंद कर लिए थे और अपना रूप बदल लिया था, ताकि सोल असिमुलेशन मिस्टिक स्पेल के असर से बच सके। अगर वह तुम्हें अपना नाम सुन ही न पाए तो वह कैसे प्रभावित हो सकता है? ये सच है कि कागज की गोलियां आवाज़ को पूरी तरह रोक नहीं पाईं।
एक हल्की पुकार लूमियन तक पहुंची, लेकिन वह उसे अपना नाम समझ नहीं पाया। इसका असर केवल हल्की चक्कराहट के रूप में हुआ, जो तुरंत समाप्त हो गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए लूमियन ने समझ लिया कि उसने सोल असिमुलेशन मिस्टिक स्पेल का सामना किया था। उसने गंभीरता का नाटक करते हुए छिपे हुए शत्रु को बाहर आने के लिए उकसाया और स्पेल ऑफ हैरम से अचानक पलटवार किया। हालांकि लूमियन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका हमलावर स्वयं गियोम बेनेट होगा। अभी भागने को तैयार न होकर वह दुश्मन का सामना करने और कैद देवदूत को मुक्त करने के अपने संकल्प पर अड़ा रहा। ये दृढ़ निश्चय लूमियन के भीतर तीव्रता बढ़ा रहा था, चिंता और उल्लास का मिश्रण, उसकी खुशी के नीचे पागलपन की एक लहर। उसी क्षण गियोम बेनेट उसके बगल में उतरते ही गायब हो गया। काली लताएं सांपों की तरह मुड़ी हुई खदान की छत से नीचे उतरी, बॉटल ऑफ फिक्शन को जकड़ते हुए और रक्त लाल विशाल फूलों में बदल गईं। प्रवेश द्वार के चारों ओर घूमते हुए लूमियन ने लोहे धूसर रंग की सैन्य शराब की फ्लास्क निकाली, ढक्कन खोला और डिसेंसी ब्रोच निकाल लिया। सू फीके हरे रंग की मरणासन आभा वाली तीरें काली लताओं के पीछे से निकलकर उस जगह को भेदती चली गईं जहां अभी अभी लूमियन खड़ा था। जहां ये तीरें गिरी, वहां की चट्टानें और मिट्टी ऐसे क्षरित हो गईं जैसे उन पर तीव्र अम्ल डाला गया हो, अत्यंत अतिरंजित जंग के निशान छोड़ते हुए। डिसेंसी ब्रोच पहनने के बाद लूमियन ने गास्टली ग्रीन एरोज से फुर्ती से बचते हुए सिर को लक्ष्य बनाए जाने से खुद को बचाया। साथ ही वह घुटनों के बल झुका और आगे की ओर झुकते हुए दोनों हथेलियां बजरी और मिट्टी पर टिका दीं। अचानक गहरे लाल रंग की लपटें फूट पड़ीं, एक अर्धचंद्राकार अवरोध बनाते हुए। ये ज्वाला में दीवार चारों दिशाओं में फैल गई, रास्ते में आने वाली काली लताओं को जलाते हुए और रक्त लाल फूलों को भड़काते हुए, जिनके हिंस्र मुख खुल गए। हवा में एक हल्की मीठी सुगंध फैल गई, जो उनींदापन और नींद की ओर झुकाव पैदा कर रही थी। गियोम बेनेट, जिसने गास्टली ग्रीन एरोज छोड़ने के बाद खुद को प्रकट किया, चपलता से अपनी स्थिति बदलता रहा। अब इस डेमन फ्लावर्स से उत्पन्न निश्चेतक गैस को सांस में लेते हुए उसने उस लाल दीवार को देखा जो पूरी परित्यक्त खदान को आग के समुद्र में बदलने वाली थी। लूमियन ली ऐसा क्यों करेगा, ये जानते हुए कि अब इस डेमन फ्लावर्स नींद लाते हैं? एक क्षण के लिए गियोम बेनेट भ्रमित हुआ, फिर उसकी समझ लूमियन की योजना से जुड़ गई। लूमियन एक ऐसा वातावरण बनाना चाहता था जो निश्चेतक गैस से भरा हो, एक ऐसा वातावरण जो मित्र और शत्रु में भेद न करे। यानी ये लूमियन ली और गियोम बेनेट दोनों को सुला देगा। लूमियन के साथ ही बॉटल ऑफ फिक्शन के बाहर पहरा दे रहे थे। संभव था कि वे जल्द ही इस कंट्रैक्ट स्पेल को तोड़ने का तरीका खोज लें। ये समझते ही गियोम बेनेट ने तिरस्कारपूर्ण सांस छोड़ी, उसके चेहरे पर धात्विक चमक फैल गई। स्टील बॉडी, ये भी एक कंट्रैक्ट एबिलिटी थी जिसे उसने कभी लूमियन ली के सामने नहीं दिखाया था। अस्थायी रूप से खुद को धात्विक अस्तित्व में बदलते हुए गियोम बेनेट निश्चेतक गैस के प्रभाव से अप्रभावित हो गया। स्वाभाविक रूप से धात्विक रूप धारण करने से उसकी अधिकांश क्षमताओं का उपयोग सीमित हो गया। बॉटल ऑफ फिक्शन के बाहर ये समझते ही कि वह और जेना सैक्रिफिशियल चेंबर में लौट आए थे जबकि लूमियन रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था, फ्रैंका ने तुरंत एक दर्पण निकाला। दर्पण की सतह पर खून के धब्बे और काले छींटे थे। हैरान होकर जेना ने पूछा, तुम मिरर सब्स्टिट्यूशन क्यों इस्तेमाल कर रही हो? क्या छिपे हुए दरवाजे से दोबारा जाने की कोशिश करना ज्यादा सही नहीं होगा? गंभीर स्वर में फ्रैंक ने समझाया, इस दर्पण में मिरर सब्स्टिट्यूशन स्पेल है जो मैंने मिशन से पहले सील के लिए तैयार किया था। इससे मैं सील पर उल्टा कर्स डाल सकती हूँ। अभी मैं एक हल्का कर्स इस्तेमाल करूंगी ये देखने के लिए कि क्या मैं उससे संपर्क स्थापित कर सकती हूँ। अगर वह लूमियन पर कर्स डालने में सफल होती तो इसका मतलब होता कि संबंध अभी भी मौजूद है। अगर संबंध टूटा नहीं था तो कोई और समाधान ढूंढना होगा। फ्रैंक के समझाने के साथ ही उसके दाहिने हाथ से स्याही जैसी काली लपटें निकली और लूमियन के सब्स्टिट्यूट वाले दर्पण में मिल गईं। जेना ने डर और उम्मीद के मिश्रण के साथ सांस रोक ली। बॉटल ऑफ फिक्शन के भीतर जैसे ही आग की दीवार आगे बढ़ी और अब इस डेमन फ्लावर्स को जलाने लगी, लूमियन के दिल में अचानक तीखा दर्द उठा और उसकी छाती पर हल्की काली लपटें उभर आईं। इसके साथ ही उसकी स्पिरिट बॉडी धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, एक ऐसी अंधेरी खाई की ओर खींचती हुई जहां रोशनी मिट जाती है। कर्स, लाल आग के घेरे में खड़ा लूमियन चौंक गया। इस अचानक आए कर्स का कारण उसे समझ नहीं आ रहा था। एक और उसने पहले ही अपने कान बंद कर रखे थे, जिससे सोल असिमुलेशन मिस्टिक स्पेल का असर बहुत कम हो गया था। दूसरी ओर गियोम बेनेट अब इस डेमन फ्लावर्स के बीच छिपा हुआ था और उसने किसी कंट्रैक्ट एबिलिटी के प्रयोग के स्पष्ट संकेत नहीं दिए थे। इसके अलावा वह पूरी तरह सुरक्षित था, उसके पीछे न तो खून था और न ही मांस। उसके छोड़े गए हर बाल को आग ने जला दिया था। काली लपटों के उभरने के साथ कर्स एक हल्के स्तर पर ही रहा, बस एक क्षीण असर के रूप में जिसने उसकी हरकतों को नहीं रोका। उसी पल लूमियन के मन में एक अनुमान उभरा, ये कर्स फ्रैंक की तरफ से है। मिरर सब्स्टिट्यूशन का उपयोग करके वह उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है।
नए उत्साह के साथ लूमियन ने अपने हाथ पाड्रे की छिपी हुई स्थिति की ओर बढ़ा दिए। चटकती आवाज के साथ एक और लाल आग की दीवार प्रकट हुई, नीचे उतरते अबिस डेमन फ्लावर्स को लपेटती हुई। इस अग्नि पर्दे का उपयोग करते हुए गियोम बेनेट की दृष्टि से खुद को छिपाकर लूमियन मुड़ा और बॉटल ऑफ फिक्शन के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। उसकी हरकत और उसका स्पष्ट निर्णय गियोम बेनेट को साफ संदेश दे रहा था, जब मेरे साथी अंदर नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे चुने हुए युद्ध क्षेत्र में क्यों लड़ूं? मैं बाहर निकलकर उनसे मिलूंगा। अबिस डेमन फ्लावर्स के एक समूह के पीछे से बाहर आते हुए गियोम बेनेट की उजागर त्वचा पर धात्विक चमक फैल रही थी। आग की लपटें उसकी ओर बढ़ीं, लेकिन वे केवल कपड़ों का थोड़ा हिस्सा जला सकी, उसकी त्वचा को नहीं। आग के पर्दे के पार से कॉडू विलेज के पाद्रे ने लूमियन की धुंधली आकृति को मुस्कान के साथ देखा। प्रवेश की शर्तें पूरी होने पर बॉटल ऑफ फिक्शन में स्वतंत्र रूप से आ जा सकने की क्षमता के कारण उसने प्रवेश द्वार पर पहले से ही एक जाल बिछा रखा था, लूमियन के अनजाने में फंसने की प्रतीक्षा करते हुए। स्टील बॉडी धारण करने के बाद गियोम बेनेट की क्षमताएं केवल उसके शरीर, भाग्य और उन 3 कंट्रैक्ट एबिलिटीज तक सीमित रह गई थी जो इस रूप से प्रभावित नहीं होती थीं। उनमें से एक थी शैडो बेरियल। गियोम बेनेट के धड़ पर बना एक काला निशान कांप उठा और उसके आसपास की छायाओं से फीके सफेद और गहरे काले हाथ निकल आए, जो लूमियन को जकड़ते हुए बॉटल ऑफ फिक्शन के प्रवेश द्वार की ओर उसकी दौड़ के बीच उसे थामने लगे। लूमियन ने जोर से जमीन पर पैर पटका और हवा में उछल गया, मानो वह छाया से निकलते उन भयावह हाथों को पार कर शांत स्याह निकास तक पहुंचने वाला हो। उसके पीछे एक लाल अग्नि गोला प्रकट हुआ, जो किसी भी क्षण फटने को तैयार था, पूर्ण विनाश का पात्र बनकर। इसी समय उसके बाएं और दाएं भी भयंकर अग्नि गोले सुलग उठे, जैसे उन हाथों की पकड़ को तोड़ने के लिए तैयार हों। गियोम बेनेट के धात्विक चेहरे पर पहले से अधिक स्पष्ट मुस्कान उभर आई, हालांकि वह निर्जीव और भावनाहीन ही बनी रही। वह लूमियन के बॉटल ऑफ फिक्शन के निकास में कूदने की प्रतीक्षा कर रहा था। शैडो बेरियल के साथ उभरे हुए विचित्र हाथ मात्र ध्यान भटकाने का साधन थे, ताकि कोई संदेह उत्पन्न न हो। दुर्भाग्य है कि मैं अपने धात्विक रूप में बोन कर्स का उपयोग नहीं कर सकता, वरना यह एक अच्छा अवसर होता। गियोम बेनेट ने स्टील बॉडी हटाकर एक और वार करने को लेकर क्षणिक हिचक दिखाए। ऐसा करने पर वह कुछ समय तक दोबारा धात्विक रूप धारण नहीं कर पाता। परित्यक्त खदान अब निश्चेतक गैस से भरी हुई थी और जल्द ही आग का समुद्र बनने वाली थी। गॉडहुड से वंचित कमजोर इंसानों के लिए यह वातावरण असहनीय था, यहाँ तक कि आर्म्स मॉन्क भी केवल कुछ क्षण अधिक टिक पाते। इस हिचक के बीच गियोम बेनेट ने अंततः शैडो बेरियल जारी रखने का निर्णय लिया, अजीब हाथों को लूमियन को घसीटने देने का। एक शक्तिशाली छलांग के साथ लूमियन बॉटल ऑफ फिक्शन के निकास के बेहद करीब पहुंच गया। उसी क्षण वह गहरा काला निकास एक ऐसा छाया में छिद्र जिसमें आग नहीं थी, हल्के से मरोड़ खाने लगा, मानो कोई अंधेरा जा बड़ा भोजन मांग रहा हो। अनजाने में छाया की एक घनी आभा ने गुप्त दरवाजे की सतह को ढांक लिया था, इतनी गहरी कि उसमें जीवन का आभास होने लगा। ये वह जाल था जिसे गियोम बेनेट ने सावधानीपूर्वक तैयार किया था। लूमियन के पहली बार प्रवेश करने पर यह निष्क्रिय रहा और केवल तब सक्रिय हुआ जब लूमियन बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। इसका उद्देश्य ये था कि लूमियन को प्रवेश करते समय किसी भी प्रकार की भविष्य सूचक चेतावनी न मिले, जिससे वह बॉटल ऑफ फिक्शन में आने से हिचकिचाए नहीं। लूमियन को ऐसा महसूस हुआ मानो वह एक अथाह खाई में गिर रहा हो और उसका अंतिम सहारा हाथ से फिसल गया हो। वह पतली सी अंधेरे की परत लिपटती चली गई, अनंत छायाओं का संगम बनकर एक भयावह जबड़े में परिवर्तित होती हुई, जो उसे निगलने ही वाला था। हवा में रहते हुए लूमियन ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ठीक उस क्षण जब वह छाया में जबड़े से ढंके गुप्त दरवाजे को छूने वाला था, उसने अचानक हाथ वापस खींच लिया, मानो किसी दरवाजे को उखाड़ने का इशारा कर रहा हो। इसी समय उसके दाहिने सीने पर लगा डिसेंसी ब्रोच मध्यम सुनहरी रोशनी से चमक उठा। डिस्टॉर्शन। लूमियन ने दरवाजा खोलने की क्रिया को इस बंद स्थान को अनसील करने की अवधारणा से विकृत कर दिया। शुरू से ही उसका उद्देश्य बॉटल ऑफ फिक्शन से बाहर निकलना नहीं था, बल्कि वह अपने साथियों के भीतर प्रवेश का मार्ग खोज रहा था, ताकि उसे सहायता मिल सके। ज्वलनशील संसाधनों से भरा ये क्षेत्र एक पायरोमैनियाक के लिए आदर्श स्थान था। धड़ाम। लूमियन के बाएं स्थित लाल अग्नि गोला फट पड़ा, एक क्षैतिज विस्फोट करते हुए। उसकी पोशाक फट गई और उसके शरीर पर जलने के निशान उभर आए। विस्फोट की शक्ति ने उसे बॉटल ऑफ फिक्शन के निकास से दूर धकेल दिया, उस छायामय क्षेत्र से बाहर ले जाते हुए जहां फीके सफेद और गहरे काले हाथ फैले थे। भारी आवाज के साथ लूमियन जमीन पर लुढ़का और उठकर आग की उठती दीवार के पीछे आ गया। इस चाल ने छायाओं के आगे बढ़ने को रोक दिया और उन अजीब हाथों को भयंकर आग से जूझने पर मजबूर कर दिया। बॉटल ऑफ फिक्शन के बाहर एक ठंडी हवा का झोंका फ्रैंकर और जेना के पास से गुजरा, जो छिपे हुए दरवाजे के भीतर से आ रहा था। पल भर में वह ठंड तीव्र गर्मी में बदल गई। छिपे दरवाजे के पीछे एक परित्यक्त खदान लाल आग के समंदर में डूबी हुई थी। भड़कती लपटों के बीच बिना विकृत हुए अग्नि ड्रैगन नीचे उतर रहे थे, उनकी चमक अनियंत्रित थी।
बाकी बची काली लताएं, लाल फूल और अजीब हाथ सब आग के प्रकोप में घिर गए और धधकती ज्वालाओं द्वारा पीछा किए गए। जेना को संकेत देते हुए फ्रैंक छायाओं में पीछे हट गई और छिपे दरवाजे के करीब पहुंची। जेना फ्रैंक की मंशा समझ गई और छिपे दरवाजे के बाहर छायाओं में तर्कसंगत रूप से पीछे हट गई, खुद को छिपाते हुए। वह जानती थी कि अपनी ताकत के साथ उसके लिए लड़ाई में सीधे शामिल होना कठिन होगा, इसलिए उसने धैर्य रखा, शत्रु के दरवाजे से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करते हुए, ताकि एक क्षणिक अवसर का लाभ उठाकर घातक वार किया जा सके। बॉटल ऑफ फिक्शन के भीतर लूमियन पलटी खाने के बाद एक हाथ से खुद को संभालते हुए उठा। दूर खड़े गियोम बेनेट पर, जो धातु की कठपुतली जैसा प्रतीत हो रहा था, नजर टिकाए। लूमियन के होंठ बिना आवाज के मुड़े और लाल लपटों का विस्फोट उसके शरीर और कपड़ों को निगल गया। एक जाना पहचाना तीव्र दर्द लूमियन के मन में गूंजा, जिसने उसे उनींदे जड़त्व से झकझोरकर जगा दिया। काफी समय हो गया है। लूमियन की मुस्कान में विकृति झलक रही थी जब वह धातु आवृत गियोम बेनेट की ओर झपटा। उसकी गति ने चारों ओर की लाल लपटों को उकसाया, जो उसके पीछे चमकती हुई खुली केप की तरह लहराईं। पहले हरम स्पेल के उपयोग को ध्यान में रखते हुए गियोम बेनेट, जो स्टील की बनी कठपुतली जैसा था, सीधी भिड़ंत से बचता रहा और चतुराई से स्थान बदलता रहा। लूमियन की उस रणनीति को पहचानते हुए, जिसमें वह लपटों से अबिस डेमन फ्लावर्स की निश्चेतक गैस को दूर रखने की कोशिश कर रहा था, गियोम बेनेट समझ गया कि यह प्रयास अल्पकालिक है। अधिकतम लूमियन की यह अग्नियुक्त चाल उसकी बेहोशी को कुछ देर टाल सकती थी। कुछ मामलों को आत्महानि से हल नहीं किया जा सकता। स्टील बॉडी के धात्विक रूप में गियोम बेनेट निश्चेतक गैस से पूरी तरह अप्रभावित था, उसे सांस लेने की भी जरूरत नहीं थी। ये रूप आग के प्रभाव को भी काफी हद तक कम कर देता था। गियोम बेनेट को यकीन था कि स्टील बॉडी तब तक कायम रहेगा जब तक लूमियन ली बेहोश न हो जाए। इसके अलावा उसने आकलन किया कि लूमियन की आध्यात्मिक शक्ति काफी खर्च हो चुकी है, और यह भी कि लूमियन ने स्पिरिट वर्ल्ड रिवर्सल का सहारा नहीं लिया है। इससे गियोम बेनेट ने निष्कर्ष निकाला कि हैरम स्पेल के प्रयोग की आवृत्ति पर भी सीमाएं होंगी। बेशक केवल बचते रहना संभव नहीं था। लूमियन ली की हरकतों से संकेत मिल रहा था कि वह किसी असामान्य तरीके से बॉटल ऑफ फिक्शन खोलने की कोशिश कर रहा है, जिसका अर्थ था कि उसके साथी शायद इनविजिबिलिटी के जरिए भीतर घुस चुके होंगे। गियोम बेनेट उन्हें अपनी टीमवर्क की ताकत दिखाने नहीं देना चाहता था। जलती लताओं के गिरते गुच्छों के बीच फुर्ती से घूमते हुए गियोम बेनेट ने अचानक दिशा बदली और अडिग नजर के साथ लूमियन की ओर मुख किया। उसका धात्विक चेहरा आग की रोशनी को परावर्तित कर रहा था, बहुरंगी इंद्रधनुषी चमक बिखेरते हुए। अनगिनत छोटे छोटे इंद्रधनुष एकत्रित हुए, गियोम बेनेट को इस तरह विभाजित करते हुए मानो वह अपने ही दर्पण प्रतिबिंब को देख रहा हो। लाइट इनकार्नेशन, यह उन 3 कंट्रैक्ट एबिलिटीज में से एक थी जिनका वह स्टील बॉडी की अवस्था में उपयोग कर सकता था। इसका सिद्धांत प्रकाश का उपयोग कर एक क्षणिक अवतार गणना था, जो व्यक्ति की क्षमताओं को चैनल कर सकता था। 2 धातु रूप गियोम बेनेट एक साथ लूमियन की ओर बढ़े। धम्म धम्म धम्म, हर कदम के साथ उनके शरीर फैलते गए, अंततः धातु के दानवों में बदलते हुए, जिन्होंने चांदी काले धागों से सजी अपनी सफेद रोब फाड़ डाली। लूमियन ने अपना दायां हाथ उठाया और लाल फायर रेवंस की एक झुंड को बुलाया, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। फायर रेवंस बिना दया किए दोनों गियोम बेनेट की ओर झपट पड़े। कम समय में असली और नकली में फर्क करना कठिन होने के कारण लूमियन ने बिना भेदभाव के हमला करने की रणनीति अपनाई, सच्चे और झूठे दोनों रूपों पर। क्योंकि सत्य को झूठ नहीं बनाया जा सकता और झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता। अचानक हुए विस्फोट में उसके सामने वाला गियोम बेनेट बिखर गया। गड़गड़ाहट, विस्फोट के साथ, जिसमें कई फायर रेवन समय से पहले ही आग में समा गए, गहरे हरे तरल से बना एक वाटर कैनन नकली गियोम बेनेट के टूटे अवशेषों से निकल पड़ा। अत्यंत निकट और तेज वाटर कैनन ने लूमियन की अग्निपरत को भेदते हुए उसके शरीर को आघात किया। परिणामस्वरूप लूमियन के शरीर में तरल बनने के संकेत दिखने लगे। ड्रेन ग्लैंड पॉइजन, यह उन 3 कंट्रैक्ट एबिलिटीज में से एक थी जिन्हें वह धातु रूप में उपयोग कर सकता था। एक कर्कश दरार के साथ लूमियन का शरीर टूट गया और दर्पणों में बदल गया। गियोम बेनेट से लगभग 10 मीटर दूर मिरर सब्स्टिट्यूशन के सक्रिय होने के कारण फ्रैंक अनायास ही अपनी इनविजिबिलिटी से बाहर आ गई। उसके प्रकट होते ही गियोम बेनेट की नीली आंखें लगभग पारदर्शी सफेदी में बदल गईं। उसने अपने दाएं हाथ की हथेली को हल्के से आगे बढ़ाया और चांदी जैसे चिन्हों की एक विशाल नदी फ्रैंक को चारों ओर से घेरते हुए फैल गई। लूमियन ली के साथ सीधे टकराव में पड़ना गियोम बेनेट के लिए असहज था। उसकी सबसे शक्तिशाली फेट अप्रोप्रिएट क्षमता अभी उपयोग में नहीं लाई जा सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से इनेविटेबिलिटी की ओर से गंभीर प्रतिघात आता। चूंकि वह लूमियन ली पर इसका प्रयोग नहीं कर सकता था, इसलिए वह इसे उसकी साथी पर इस्तेमाल कर सकता था। एक फेट अप्रोप्रिएटर के पास 2 मुख्य क्षमताएं होती थीं। पहली, किसी उपयुक्त फेट ट्रिब्यूटरी को बढ़ा देना, जिससे लक्ष्य के लिए एक निकट भविष्य निश्चित हो जाता था। यह प्रक्रिया तेज हो सकती थी, लेकिन इसका प्रभाव केवल 10 सेकंड तक रहता था।
इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वातावरण उस भविष्य के अनुकूल है या नहीं। जितना अधिक अनुकूल वातावरण, उतनी ही अधिक संभावना कि वह घटना शीघ्र घटित हो। दूसरी, संचित फेट को लक्ष्य के भाग्य के एक अंश से बदल देना। बिना पूर्व तैयारी के इसके लिए या तो शत्रु को मारना पड़ता था या उसके व्यक्तिगत फेट को प्रतिस्थापन के रूप में उपयोग करना पड़ता था। ये प्रक्रिया फेट ट्रिब्यूटरी बढ़ाने की तुलना में अधिक समय लेती थी और इसके दौरान लक्ष्य पर हमला करना या उसे क्षति पहुंचाना निषिद्ध था। इस समय गियोम बेनेट, जो एक के बनाम एक नहीं लड़ रहा था, स्पष्ट रूप से फेट एक्सचेंज नहीं करना चाहता था। उसकी योजना थी कि मौजूदा वातावरण का उपयोग करके लुमियन ली की महिला साथी के उस फेट ट्रिब्यूटरी को बढ़ाया जाए जिसमें वह अबिस डेमन फ्लावर की निश्चेतक गैस से प्रभावित हो सकती थी, और उसे वास्तविकता बना दिया जाए। बेशक चून की काले हुड वाली महिला अभी तक सोई नहीं थी और न ही पनगु या बेहोश हुई थी, इसलिए एकमात्र उपाय था प्रक्रिया को तेज करना और उसे सबसे घातक परिणाम की ओर मोड़ देना। इसी तरह ये गियोम बेनेट के लुमियन ली की फेट ट्रिब्यूटरी में हस्तक्षेप न करने के कारणों में से एक को भी स्पष्ट करता था। जिससे वह बच रहा था वह था लक्ष्य के फेट का आदान प्रदान करना या मुख्यधारा को उल्टना, क्योंकि इससे इनेविटेबिलिटी का प्रतिघात अवश्यंभावी था। अगर वह केवल लुमियन ली को फिसलने और गिरने जैसी तुच्छ घटनाओं तक सीमित रखता तो उसे कोई समस्या नहीं होती। फ्रैंकर को घेरे हुए चांदी की नदी गियोम बेनेट की फीकी आंखों में परिलक्षित हो रही थी। कुछ क्षण निरीक्षण करने के बाद उसने उस फेट ट्रिब्यूटरी को पकड़ लिया जो खुद पर लिपटी हुई थी। उसी समय फ्रैंक ने अपनी गर्दन पीछे की ओर झुकाई, जिससे उसके हुड की छाया के नीचे उसकी कोमल गर्दन और नम लाल होंठ उजागर हो गए। अजीब तरह से गियोम बेनेट के सीने में एक कंपन उठा जो उसके निचले शरीर तक फैल गया, क्योंकि उसे रुद्दल मुराइल पर कॉर्टिज़ान के साथ बिताए गए क्षण याद आ गए। फिर भी वे स्मृतियां सामने खड़ी आकृति के आकर्षण के सामने फीकी पड़ गईं, भले ही उसका चेहरा आंशिक रूप से ढका हुआ था। क्षणिक विचलन के बावजूद गियोम बेनेट ने तुरंत अपना ध्यान फिर से केंद्रित कर लिया। इसी क्षणिक विराम का लाभ उठाते हुए फ्रैंकर, जो लुमियन से फेट अप्रोप्रिएटर की क्षमताओं की सामान्य जानकारी पहले ही पा चुकी थी, ने गहरी काली लपटें सुलगाईं जिनसे ठंड उत्पन्न हुई और उसका पूरा शरीर ढंक गया। अपारदर्शी रेशे एकत्र हुए, ठंडी आभा के बीच एक ठोस आवरण बनाते हुए, मानो एक कोकून हो। गियोम बेनेट के होंठों पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान आ गई। अगर फेट अप्रोप्रिएटर की क्षमताओं को इतनी आसानी से निष्प्रभावी किया जा सकता तो उन्हें फेट अप्रोप्रिएटर नहीं कहा जाता। इसके अलावा एक बार फेट ट्रिब्यूटरी बढ़ जाने या फेट एक्सचेंज हो जाने के बाद लक्ष्य सब्स्टिट्यूट का उपयोग करे तब भी मुक्त नहीं हो सकता था। संतुलित ढंग से गियोम बेनेट ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और कलाई को हल्के से घुमाया, उस फेट को बढ़ाते हुए जिसे उसने चुना था। लेकिन ठीक उसी पल उसने देखा कि हुड वाली महिला की फेट रिवर अजीब तरह से भ्रमात्मक हो गई थी, इतनी अस्थिर कि वह बनावटी प्रतीत होने लगी। एक नकली गियोम बेनेट द्वारा फेट ट्रिब्यूटरी बढ़ाने का प्रयास तुरंत विफल हो गया। कोकून टूट गया, ठंड बिखर गई और काली लपटें चमकदार किरणों में बदल गईं। लेकिन सुरक्षा का केंद्र फ्रैंकर स्वयं नहीं थी, बल्कि एक दर्पण। गियोम बेनेट की क्षणिक उलझन का लाभ उठाते हुए, जो डिमिनेस ऑफ प्लेजर के आकर्षण और उसके अपने नकारात्मक प्रभावों से उत्पन्न हुई थी, फ्रैंकर ने पहल कर ली। मिरर सब्स्टिट्यूशन का उपयोग करते हुए उसने खुद को काली लपटों, ठंड और स्पाइडर सिल्क की परतों में लपेट लिया, शत्रु को भ्रमित करते हुए और वास्तविक घातक खतरे को छिपाते हुए। इस प्रकार वह निशाने से बाहर निकल गई। उसी समय जब गियोम बेनेट का फेट ट्रिब्यूटरी बढ़ाने का प्रयास विफल हुआ, असैसिन के परिधान में एक आकृति उसके पीछे प्रकट हुई। उसके हाथ में एक क्लासिक पीतल का रिवॉल्वर था जो सीधे शत्रु के सिर पर तना हुआ था, और उसने ट्रिगर दबा दिया। बैंग! लोहे काले रंग की गोली फुर्ती से बचते हुए गियोम बेनेट के सिर से टकराए और एक तीखी धात्विक टनकनाहट गूंज उठी। धातु से ढका गियोम बेनेट का सिर झटके से हिला, लेकिन उसकी संरचना बनी रही, एक घातक वार को टालते हुए। लगभग उसी क्षण लुमियन, जिसने ड्रेनेर ग्लैंड पॉइजन के प्रभाव से बचने के लिए मिरर सब्स्टिट्यूशन का उपयोग किया था, जलते हुए कपड़ों में पास ही प्रकट हुआ। वह घुटनों के बल बैठा और अपनी हथेलियां जमीन पर टिका दीं। इसके प्रत्युत्तर में दो लाल अग्नि सर्प प्रकट हुए जो जलती लताओं को निगलते हुए आगे बढ़े और अंततः मिलकर एक विशाल अग्नि ड्रैगन की जोड़ी बन गए। दोनों गियोम बेनेट की ओर लपके, लेकिन उसे निगलने के लिए नहीं, बल्कि आपस में लिपटकर एक भव्य चमकती हुई अग्नि फूल का रूप लेने के लिए। उस ज्वलंत फूल को सामने खिलते देख गियोम बेनेट समझ नहीं पा रहा था कि लुमियन ली क्या करने वाला है। स्टील बॉडी के साथ वह फिलहाल आग के प्रति प्रतिरोधी था, लेकिन दूसरा पक्ष केवल आग जलाकर समय बर्बाद नहीं करेगा, है ना? ये ब्राइब था। लुमियन ने गियोम बेनेट को एक जलता हुआ फूल उपहार में दिया था, दहन और विनाश का प्रतीक। डिसेंसी ब्रोच का उपयोग करते हुए उसने ब्राइब पूरा कर लिया था, जिससे शत्रु की रक्षा क्षीण हो गई। भले ही लुमियन ली का वास्तविक उद्देश्य अभी स्पष्ट न था, गियोम बेनेट का अंतर्ज्ञान चेतावनी दे रहा था कि यह अशुभ है। तेजी से गियोम बेनेट ने फिर से लाइट इनकार्नेशन का उपयोग किया, 3 रूपों में विभाजित होकर लुमियन की ओर बढ़ते हुए।
फ्रैंक का हमला विफल होते ही वह फिर से गायब हो गई। तीनों धात्विक गियोम बेनेट को तेजी से विशाल होते देख लूमियन ने फायर रेवेंस का एक नया झुंड बुलाया और उन्हें तीनों शत्रुओं में समान रूप से बांट दिया। फिर उसने अपना शरीर घुमाया और गति धीमी की, संभावित रूप से आने वाले ड्रेन ग्लैंड पॉइजन के वाटर कैनन से बचने की तैयारी करते हुए। सू 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 लाल फायर रेवेंस ठीक तीनों धात्विक गियोम बेनेट पर आ गिरे। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, वे एक साथ फट पड़े। तीनों विस्फोटों में से एक गियोम बेनेट के रूप से गहरे हरे तरल की एक प्रचंड धार फूट पड़ी वाटर कैनन। लूमियन, जो पहले से सतर्क था, फुर्ती से बच गया। उसकी नज़र उस जलीय प्रहार के चट्टानी दीवार से टकराने पर टिकी रही, जिससे बॉटल ऑफ फिक्शन में कंपन फैल गया। लेकिन जैसे ही लूमियन ने चकमा पूरा किया, उसे अपने पैरों के नीचे एक विशाल छाया का एहसास हुआ। उसी क्षण उस अंधेरे से फीके सफ़ेद और गहरे काले हाथों का समूह निकल आया। इसके विपरीत जिस दिशा में लूमियन जाने वाला था, वह भी एक गहरी छाया से ढकी हुई थी। सीक्वेंस 5 पर लाइट इनकार्नेशन गियोम बेनेट को अधिकतम 3 अवतार बनाने की अनुमति देता था और हर अवतार नकली होता था। एक के पास ड्रेन ग्लैंड पॉइजन था, जबकि बाकी 2 शैडो बैरियर लिए हुए थे, जो लूमियन को छाया में फंसाने का प्रयास कर रहे थे। टेढ़े मेढ़े विकृत हाथ लूमियन की टखनों को जकड़ने लगे, उसे धुंधली गहराइयों में घसीटने की कोशिश करते हुए। इसी संकट के बीच अंधेरे से एक आकृति उभरी, एक आधा नंगा, धातु चमक से ढका गियोम बेनेट। शैडो बैरियल उसके लिए छाया के भीतर छिपने का साधन था। 3 लाइट इनकार्नेशंस का उपयोग, जिसमें भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति खर्च हुई करके, उसने अपनी स्थिति छिपाए और लूमियन को थोड़ी देर रोके रखा। इसी दौरान वह छायाओं के जरिए चुपचाप करीब आया और निर्णायक वार के लिए तैयार हुआ। उसका शरीर अचानक फैल गया और उसने लूमियन के कान के पीछे मुक्का मारा। धड़ाम, एक तीखी दरार गूंजी और लूमियन का शरीर कांच की तरह चटक गया, असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरते हुए, जिन्हें फीके सफ़ेद और गहरे काले हाथों ने जकड़ लिया। मिरर सब्स्टिट्यूशन। यही कारण था कि फ्रैंक ने लूमियन को छाया से निकलते हाथों द्वारा जकड़े जाते देख भी हस्तक्षेप नहीं किया। वह प्रतीक्षा कर रही थी कि गियोम बेनेट अंतिम वार करने के लिए सामने आए। चटकने की आवाज़ों के बीच फ्रैंक की हुड पहनी काली रोब वाली आकृति अनायास फिर से प्रकट हो गई और पाड्रे की नज़र उस पर तुरंत पड़ी। गियोम बेनेट इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, खुद को आकर्षण से मुक्त करने और अपनी नीली आंखों को फिर से फीका करने के लिए। उसने फेट की चांदी सी नदी देखी और अबिस डेमन फ्लावर्स की जलती गैस से पनभू हो जाने वाले फेट को चुनने लगा। लेकिन अचानक एक प्रचंड खतरे की अनुभूति ने गियोम बेनेट की चेतना को जकड़ लिया, उसे यह समझाते हुए कि शत्रु के फेट में हस्तक्षेप करना निश्चित रूप से विनाशकारी प्रतिघात लाएगा। असंभव। कुछ पल पहले तक ऐसा परिणाम नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उसने सामने खड़ी आकृति को ध्यान से देखा, गियोम बेनेट, जो पहले सामान्य रूप से लक्ष्य के फेट में हस्तक्षेप कर पा रहा था, ने देखा कि हुड वाली महिला के पीछे एक और हुड वाली महिला छिपी हुई थी। पीछे वाली महिला के हाथ में हथेली भर का दर्पण था, जिसमें उसका ही प्रतिबिंब चमक रहा था। एक ही क्षण में गियोम बेनेट सब समझ गया। उसके सामने खड़ी हुड वाली महिला, जो फेट रिवर दिखा रही थी, वह लूमियन ली था। मिरर सब्स्टिट्यूशन सक्रिय करने के बाद लूमियन ने पहल की और अपने साथी के सामने प्रकट हुआ। मौके का फायदा उठाते हुए उसने ट्रांसफिग्यूरेशन जैसी क्षमता का उपयोग कर अपना रूप बदला और खुद को अपने साथी जैसा बना लिया। तुम सच में समझते हो कि एक ही चाल 2 बार चलेगी? फ्रैंक ने, जो लूमियन के पीछे छिपी हुई थी, ये देखकर हल्की हंसी दी। लूमियन पर हमला होते देख उसने अपने साथी का मिरर सब्स्टिट्यूशन निकाला और उसे अपने सामने उछाल दिया। आवरण और शत्रु के बटे ध्यान का लाभ उठाते हुए उसने एक और दर्पण गियोम बेनेट की ओर तान दिया। बिना हिचकिचाए फ्रैंक की हथेली काली लपटों से घिर गई और उसने दर्पण की सतह पर वार किया। कर्स, डिमोनेसिस कर्स। एक साथ गियोम बेनेट के धात्विक शरीर के भीतर से एक मंद, सुलगती हुई काली आग भड़क उठी। स्टील बॉडी पर भरोसा करते हुए, जो उसे आग से लगभग अछूता रखता था और केवल हल्की चोट पहुंचाता था, उसने जल्द ही एक असामान्यता महसूस की। उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी और आत्मिक स्तर पर गंभीर जलन के संकेत उभर रहे थे। पलक झपकते ही कॉडू विलेज के पाड्रे की पीड़ा भरी चीख निकल पड़ी। उसी क्षण उसका धात्विक रूप जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा और धातु से रहित, पुनर्तः नग्न और मांसल रूप में वापस बदल गया। इसी समय फ्रैंक भी तीव्र कंपन से गुजरी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। रीबर्थ, ये वह कंट्रैक्ट एबिलिटी थी जो गियोम बेनेट को हत्यारे के शरीर में पुनर्जन्म लेने देती थी। गियोम बेनेट की आत्मा मुस्कुराए और दर्पण थामे महिला के शरीर को हथियाने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसके सामने एक हुड पहनी महिला खड़ी थी, जिसके हाथ में दर्पण था और जिसकी निचली चेहरे की रेखाएं दुष्ट आकर्षण से भरी थीं। वह सामने है तो मैं किसके शरीर में रिबर्थ हुआ? ये भयानक भ्रम गियोम बेनेट पर टूट पड़ा। इसी बीच फ्रैंक के रूप में छिपा लूमियन मुस्कुराया।
उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ पाड्रे की निर्जीव देह से हटाया और डिसेंसी ब्रोच मध्यम सुनहरी रोशनी से चमक उठा। डिस्टॉर्शन। उसे गियोम बेनेट की रिबर्थ क्षमता से बचाव क्यों न करना चाहिए था, जब वह पहले से जानता था कि गियोम बेनेट की रखेल ने भी यही क्षमता चुनी थी। लूमियन केवल सील और करप्शन से सीधे गियोम बेनेट की रिबर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन फ्रैंकर जैसा हूबहू रूप धारण किए हुए लूमियन पहले ही फ्रैंकर से अर्थ ब्लड और लाने को कह चुका था। मॉन्सोरस घोस्ट तक को प्रतिकर्षित करने वाला अर्थ ब्लड और एक अदृश्य बल क्षेत्र बनाता था, जिसने गियोम बेनेट की स्पिरिट बॉडी को रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। डिसेंसी ब्रोच की डिस्टॉर्शन, अर्थ ब्लड और की रोग और नीस फेस की रूप परिवर्तन क्षमता को मिलाकर लूमियन ने गियोम बेनेट की रिबर्थ को अपने ही शरीर में मोड़ दिया। हालांकि लूमियन का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर हल्का सा कांपा, फिर भी उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने अपनी बाईं छाती की ओर हाथ बढ़ाया और शांत स्वर में कहा, पाड्रे, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।